सबसे पहले हमारे पास प्रश्न आ रहा है, जिस कहानी ने नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे जिस किसी ने भी नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा लगाया होगा, उसे आप किस तरह का व्यक्ति मानते हैं और क्यों? तो जाहिर सी बात है, ये बच्चों ने ही बनाया है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। जिस किसी ने नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा लगाया होगा, वह देश से एवं देश के महान नेताओं से अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा। उसमें देशभक्ति की भावना प्रबल रूप से व्याप्त होगी और वह देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों से अच्छी तरह परिचित होगा। मैं मानता हूं कि वह व्यक्ति गंभीर एवं सच्चा देशभक्त होगा, जो देश एवं देश के महान नेताओं के प्रति अत्यंत प्रेम की भावना रखता है। जब उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अधूरी लगी होगी, तब उसके अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई होगी। वह बार बार चश्मा बदलने की आर्थिक स्थिति में नहीं होगा, अतः उसने कम लागत वाले सरकंडे का चश्मा लगन पूर्वक बनाकर नेताजी की मूर्ति को पहनाया होगा और उनके व्यक्तित्व के अधूरेपन को समाप्त कर दिया होगा। अधिक संभावना यह है कि ऐसा किसी बच्चे ने किया होगा। हम अपनी ऐसी भावी पीढ़ी पर गर्व कर सकते हैं। तो आपने देखा ना, क्वेश्चन कैसे घुमाकर पूछा गया और इसका आंसर हमें किस तरीके से लिखना है। तो सिर्फ ये हमें सारी चीजें चैप्टर से नहीं मिली, जो चीजें उसके पीछे हुई होंगी उसे अज्यूम करके हमें उनसे भी आंसर बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मूर्तिकार के द्वारा बनाकर पटक देने का क्या भाव निहित है? अब इसका मतलब क्या है, देखिए मूर्तिकार ने बोला था कि 1 महीने में हम मूर्ति बनाकर पटक देंगे, तो इसका तात्पर्य कि इसके पीछे की क्या क्या भाव निकल के आता है। मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाकर पटक देने यह भाव यह कि मूर्ति में सूक्ष्म बारीकियों का ध्यान अधिक नहीं रखा गया था। उसे देखने से लगता है कि इस मूर्ति को बनाने वाले कलाकार बहुत अच्छे दर्जे का नहीं था और इसे बनाने के लिए उसे पर्याप्त समय भी नहीं मिला होगा। बहुत जल्दबाजी में उसे काम पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि भी नहीं मिली होगी। किसी स्थानीय कलाकार ने ही उसे कम समय में तैयार करने का विश्वास दिलाया होगा। कम पूंजी एवं कम समय के कारण तथा उत्कृष्ट कलाकारिता के अभाव में बिना सूक्ष्म तथ्यों का ध्यान रखे किसी तरह मूर्ति बनाकर वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। मूर्ति बनाकर पटक देने के पीछे यही भाव निहित होगा। मतलब कहने का क्या है कि हाँ, हम मूर्ति बना रहे हैं लेकिन उसकी इतनी बारीकियों पे हमारा ध्यान नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्यों कहा गया कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है? पाठ नेताजी चश्मा पाठ के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर कितनी कैसी बनी है मूर्ति, क्या नहीं, उसके पीछे की भावना ज्यादा महत्व रखती है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है जिस भावना से मूर्ति का निर्माण हुआ। नेताजी का चश्मा पाठ में शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति लगाई गई थी। मूर्ति संगमरमर की थी। 2 फुट ऊंची फौजी वर्दी में नेताजी सुंदर लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तो मुझे खून दो याद आने लगते हैं, मतलब उनके जो नारे हैं वो याद आने लगते हैं। वास्तव में ये नगरपालिका द्वारा सफल एवं सराहनीय प्रयास था। इस मूर्ति में एक ही कमी थी, नेताजी का चश्मा नहीं बनाया गया था। रियल चश्मा पहनाकर कैप्टन ने इस कमी को पूरा कर दिया था। वास्तव में महत्व मूर्ति की कद या रंग रूप का नहीं था, उसके पीछे छिपी भावना का था। इस मूर्ति के माध्यम से लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना पैदा हो रही थी तथा नेताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान जागृत हो रहा था। वह सबसे अमूल्य और महत्वपूर्ण था। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमारी करने की भावना क्या है और दूसरों के प्रति हम क्या भावना जागृत करना चाहते हैं, ये ज्यादा महत्व रखता है। तो जो मूर्ति बनाई गई भले उसमें कमी थी, लेकिन उसके पीछे की भावना बहुत ही उच्च थी। अगला प्रश्न है, अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में हम भी देश प्रेम की भावना को किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं? तो दैनिक कार्य यानी कि हम लोग जो नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग अपने कार्यों में किस तरीके से देशभक्ति की भावना प्रकट कर सकते हैं, कैसे अपने प्रति किस देश के प्रति अपने प्रेम को हम प्रकट करें।
देश प्रेम प्रकट करने के लिए बड़े बड़े नारों की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही जवान बलिष्ठ सैनिक होने की जरूरत होती है। देश प्रेम और देशभक्ति हृदय का भाव है, जिसे हम दैनिक कार्यों व छोटी छोटी बातों से प्रकट कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम से रहना, सौहार्द की भावना, परस्पर सहयोग स्थापित करना, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण बनाए रखना, इन सब के द्वारा देश प्रेम के भाव को स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब को पानवाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? उसने जो देशभक्तों का, यानी कि एक तरीके से कैप्टन का जो मजाक बनाया, इनडायरेक्टली उसने एक देशभक्त का मजाक उड़ाया, ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालदार साहब को पानवाले के द्वारा चश्मे बेचने वाले कैप्टन को लंगड़ा कहना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कैप्टन सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था। वह अपनी छोटी सी फेरी वाली दुकान से देशभक्त सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। वह शारीरिक रूप से अपंग होते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता था। शारीरिक रूप से जरूर अपंग था, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी और वो जैसे प्रकट कर सकता था वो करता था। लेकिन पान वाले का उसका मजाक उड़ाना, यही चीज हवलदार साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। पानवाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। इस पंक्ति में किस बात की ओर संकेत किया है? अब ये कौन सी थी, कौन सी ऐसी बात थी? वो था सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे चश्मा जो था वो ओरिजिनल था। ये बात पान वाले के लिए जो थी मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए द्रवित करने वाली बात थी। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। इस पंक्ति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के ओरिजिनल चश्मे से संबंधित बात की ओर संकेत किया गया है। मतलब वो किस ओर संकेत कर रहे हैं कि ये मूर्ति जो है वो किस तरीके से जो है ओरिजिनल चश्मा पहन कर रखती है। ये चीज उनको थोड़ा सा द्रवित करने वाली थी। नेताजी की मूर्ति पर ओरिजिनल चश्मा ना देखकर पान वाले से जब उसके विषय में पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तब पान वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मास्टर बनाना भूल गया। ये बात पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी कि हाँ, इतनी बड़ी मूर्ति बनाई और एक चश्मा बनाना भूल गया। ये बात मजेदार थी, परंतु हालदार साहब को मूर्ति पर चश्मा ना बनाने पर हैरानी थी और उन्हें इस बात का भी दुख था कि इतने बड़े देशभक्त नेता की मूर्ति पर चश्मा बनाने की भूल कैसे हुई। यद्यपि मूर्ति में और कोई कमी नहीं थी, मतलब इतना बड़ा एक व्यक्तित्व और उसके चेहरे की पहचान वो चश्मा जो है वो नहीं बना। ये बात उनको थोड़ा सा खल रही थी और उसकी जगह ओरिजिनल चश्मा लगाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। मतलब अब वो सेना में नहीं था, ना रिटायर्ड था, ना कुछ था, लेकिन वो तब भी अपने क्या कहते हैं अपने देश के प्रति वो देशभक्ति की भावना रखता था और उसे प्रकट भी करता था। उसके हृदय में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों के लिए विशिष्ट सम्मान था। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा ना होने से वह दुखी था। वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर चश्मे की कमी की पूर्ति किया करता था। वह चश्मे बेचता था, अतः कोई न कोई चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा देता था। बार बार मूर्ति पर नया चश्मा पहनाकर वह उनके प्रति एवं देश के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करता था। प्रश्न संख्या 8 है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से के आधार पर लिखिए। तो जब तक नहीं देखा था तब तक वो क्या सोच रहे थे कि कैप्टन एक बलिष्ठ, ताकतवर, स्वस्थ और डिसिप्लिन्ड एक व्यक्ति है। या तो वो फौज में होगा या अभी सैनिक है, या नेताजी की जो फौज है उससे उसका कोई सैनिक रहा होगा। तो यही सब उनके सोच में रहा होगा कैप्टन के लिए। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर उसका एक भिन्न ही चित्र था। मतलब एक्चुअल जो वो था उससे बिल्कुल अलग चित्र था।
उन्हें लगता था कि वह या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी रहा होगा या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। हमारी दृष्टि में हालदार साहब के मानस पटल पर कैप्टन का जो चित्र रहा होगा वह कुछ इस प्रकार होगा। स्वस्थ, लंबा, चौड़ा, हष्ट-पुष्ट शरीर, फौज की वर्दी पहने सधा हुआ व्यक्तित्व, रिटायर होने के बावजूद भी उसमें जोश, उत्साह और उमंग की लहर, चेहरे पर दौड़ती नजर आती होगी। चश्मा बेचते हुए भी उसकी आंखों में देशभक्ति एवं सम्मान का भाव होगा। तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व होगा जो हालदार साहब के दिमाग में कैप्टन के लिए बसा होगा। चौराहे पर लगी मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। देखिए, हम सभी के शहरों में या हम लोग की कॉलोनी में आप देखते होंगे कि चौराहे पर किसी न किसी महान व्यक्तित्व की मूर्ति लगी रहती है। तो उस मूर्ति के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व हो सकता है, वो आपको लिखना है। अपने क्षेत्र में चौराहे पर लगी मूर्ति के प्रति हमारे तथा दूसरे लोगों के कुछ उत्तरदायित्व हैं जिनका पालन होना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम चौराहे पे लगी मूर्ति के सही रखरखाव पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। वह मूर्ति जिस भी महापुरुष की है उसके बारे में अन्य लोगों को भी परिचित कराना चाहिए। समय समय पर विशिष्ट अवसरों पर उस मूर्ति के स्थापना स्थल पर विविध प्रकार के आयोजन किए जाने चाहिए। यानी कि जिस दिन वो मूर्ति स्थापित की गई उस दिन हमें कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि लोग उस महापुरुष के व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण कार्यों से परिचित हो सके, उन्हें सम्मान दे एवं उस मूर्ति के सौंदर्य के प्रति जागरूक रहकर उसके सौंदर्य को कायम रखें। प्रश्न संख्या 10 है, यात्रा के दौरान हालदार साहब को किस बात से प्रफुल्लता प्राप्त होती थी। यानी कि जब वो उस कस्बे से गुजरते थे तो वो जो यात्रा करते थे कस्बे तक पहुंचने की, कौन सी ऐसी बात थी जो उन्हें बड़ा अंदर से प्रफुल्लित करती थी। मेरे हिसाब से तो वो बात रहती होगी कि आज नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखने को मिलेगा। 2 साल से हालदार साहब अपने काम से उस कस्बे से गुजरते रहे जिसके चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनी हुई थी। उस मूर्ति पे वे अक्सर बदला हुआ चश्मा देखते, कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। यह देख के उनका मन कुछ क्षणों के लिए प्रफुल्लता से भर जाता होगा कि मतलब हाँ, आज कुछ नया देखने को मिला जो हमने सोचा नहीं था। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहोगे और क्यों। अब जाहिर सी बात है, आपके एरिया में कोई ऐसा महान व्यक्ति है तो आप उसी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। तो वो क्यों करवाना चाहेंगे, वो कौन है, ये रीजन देते हुए आपको इसका आंसर लिखना है। कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अब उस व्यक्तित्व का चुनाव आप कर सकते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित करने के कारण को आप जान सकते हैं। तो उसे लिखने का तरीका मैं बता देती हूँ। हम अपने इलाके के चौराहे पे कर्नल जगदीश शर्मा की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे जो कि इस इलाके के निवासी थे। कर्नल जगदीश शर्मा ने कारगिल की लड़ाई में दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वह अपने देश की खातिर शहीद हो गए थे। ऐसे अनगिनत योद्धाओं ने इस लड़ाई में अपने प्राण गंवाए थे। उनका नाम अमर तो हो गया किंतु उनकी कोई विशिष्ट पहचान सबके सामने ना आ पाई। हम कर्नल जगदीश शर्मा की मूर्ति अपने इलाके के बीच स्थापित करके उनके व्यक्तित्व को एक नई पहचान देंगे ताकि लोग उनको ना केवल जान सके अपितु उनकी मूर्ति के आगे नतमस्तक हो और उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन के प्रति पानवाले की व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो हालदार साहब को तो पानवाले की वो व्यंग्यात्मक टिप्पणी जो उन्होंने कैप्टन पे करी थी वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन आपको कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं, अब आपको यहाँ पर वो लिखना है। कैप्टन के प्रति पानवाले ने टिप्पणी की कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। उसकी यह टिप्पणी व्यंग्य भाव से परिपूर्ण है और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। शारीरिक रूप से चुनौती को स्वीकार किए हुए व्यक्ति पर उड़ाया गया उपहास है जो सर्वदा अनुचित ही अभद्रता का प्रतीक है। एक तो वो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है तो इसकी गलती नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों का मजाक उड़ाना एक तो पहले हमारे नैतिक मूल्य के खिलाफ है
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर से वो देशभक्त व्यक्ति। ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय और अनुचित व्यवहार को दर्शाता है, जबकि ऐसे देश प्रेमी व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार स्नेह, सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। कैप्टन जैसे अपंग देशभक्त व्यक्ति के प्रति इस तरह का व्यंग्यात्मक कथन निंदनीय है, यानी कि निंदा करने योग्य है। कैप्टन देशभक्तों का प्रतीक है, उसका उपहास उड़ाना देशभक्तों के सम्मान के विरुद्ध आवाज उठाना है। संभवतः पानवाला अपने कथन की गंभीरता से अपरिचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति चौराहे पे लगाने की हड़बड़ाहट क्यों दिखाई? आखिर उन्हें इतनी जल्दी क्यों थी कि वो मूर्ति को लगा दे? क्योंकि उनका शासनकाल समाप्त हो रहा था। कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति वहां की नगरपालिका द्वारा लगवाई गई थी। मूर्ति को देखकर लगता था कि वह काफी हड़बड़ाहट में लगाई गई है। देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना होने और मूर्ति की लागत बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोश के पश्चात वहां के स्थानीय कलाकार हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर द्वारा मूर्ति बनाई गई थी। प्रशासनिक बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में इसे शीघ्रता से कम लागत में बनवाया गया। तो मतलब हड़बड़ाहट में ये काम हुआ, इसीलिए उनका चश्मा छूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ का कैप्टन एक ऐसा इंसान है जिसके कार्य उसकी देशभक्ति के प्रमाण है, स्पष्ट कीजिए। जाहिर सी बात है, नेताजी की मूर्ति पर वो चश्मा बदल रहा है, यानी कि वो वाकई में एक देशभक्त व्यक्ति है। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन एक ऐसा इंसान है जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह कोई सेनानी नहीं, एक साधारण चश्मा बेचने वाला है जिसके मन में देश पर कुर्बान हुए शहीदों, नेताओं के प्रति विशिष्ट सम्मान का भाव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, तभी वह चश्मा विहीन नेताजी की मूर्ति को देखकर आहत था। इसीलिए वह रोज एक नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया करता था। अपने देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना में वह किसी कैप्टन या सेनानी से कम नहीं था। उसका यह कार्य उसके हृदय में देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो जाहिर सी बात है, एक अच्छा इंसान है और उसके कार्य देशभक्ति से युक्त है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये पार्ट हमें बहुत कुछ जहां सिखा रहा है, और साथ ही साथ इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तरह तरह के कर लिए। देखिए, ऐसे मूल परक क्वेश्चन जो हमसे घुमाकर अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही तैयारी करिए। अभी और भी पार्ट हैं हमारे पास। सबसे पहले जो हमारे पास में आएगा वो है पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखिए, बेटे के देहांत के बाद बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किस बात के लिए बाध्य किया? उनका यह व्यवहार उनके किस प्रकार के विचार का प्रमाण है, कि वो किस तरह का विचार रखते हैं, ये हमें पता चलता है। तो देखिए क्या है, अपने इकलौते बेटे के देहांत के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को कहा। उनका विचार था कि उनके बेटे की आत्मा परमात्मा से के पास चली गई है। विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली, अर्थात जो है परमात्मा वो प्रेमी है और जो आत्मा है वो क्या है, वो बिछड़ी हुई नायिका है। अब चूंकि जब शरीर से आत्मा निकली तो वो अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिल गई, तो ये दुख का नहीं उत्साह मनाने का समय है। अब इससे बढ़कर और अधिक आनंद की क्या बात हो सकती है? अब भाई दो बिछड़े हुए प्रेमी को अगर हम मिला रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो खुशी मनाने का समय है। इसके अलावा अपने प्रगतिशील मत के अनुसार वे विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं। ये तो उन्होंने बताया ही बताया। फिर दूसरी चीज उन्होंने क्या कही, पतोहू के दूसरे विवाह के लिए बात उन्होंने करी। उन्होंने अपनी पतोहू को दूसरे शादी के लिए बाध्य करने की खातिर ही उसके भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने शर्त ऐसी रखी कि उनकी पतोहू को जाना पड़ा दूसरे विवाह के लिए। अपनी पतोहू के पुनर्विवाह संबंधी भगत का यह निर्णय अटल था, क्योंकि उनका विचार था कि अभी उसकी उम्र संसार देखने एवं उसके आनंद की है, यहाँ रहकर विधवा का जीवन जीते हुए उसकी सेवा करने की नहीं है। उनका यह व्यवहार उनके प्रगतिशील विचारधारा का प्रमाण है। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया
कि उनकी जो विचार कबीर के हिसाब से थे, कबीर के हिसाब से, कि एक परमात्मा जब आत्मा से मिलती है तो उसका क्या स्वरूप होता है, ये चीज़ तो उन्होंने बताई ही बताई। लेकिन साथ में उन्होंने जो एक चीज़ और बताने का प्रयास किया कि वो उस समय की जो मान्यताएं हैं उनको ठुकराते हैं। उन्होंने पुनः विधवा विवाह की बात रखी और इसके लिए अपनी बहू को बाध्य भी उन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। बाल गोविंद भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर आप इस कथन को कैसे सत्य कर सकते हैं? मोह और प्रेम, ये दोनों चीज़ों में अंतर है। आपको अब बाल गोविंद भगत की जो है वो कोई घटना है जिस पर इसको सिद्ध करना है। क्या है? मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह में पड़कर व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है, जबकि प्रेम में पवित्रता एवं सात्विकता का तत्व विद्यमान रहता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, हित चिंतन का तत्व मुख्य रहता है। यानी कि हम जब प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उसका भला चाहते हैं, उसका हर तरीके से अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन जब हम मोह में पड़ते हैं तो हम स्वार्थी होते हैं, हम अपने स्वार्थ को देखने, प्रेम हम वहाँ पे भी करते हैं लेकिन हम मोह में बंधे होते हैं, तब हम सिर्फ अपने आप को सर्वोपरि कर लेते हैं। बाल गोविंद भगत के जीवन की निम्न घटना के आधार पर इस कथन को पुष्ट किया जा सकता है। भगत जी के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई। वह उसकी मृत्यु पर मोह में पड़कर शोकाकुल नहीं थे। जब उसकी मृत्यु हुई तो वो शोक में नहीं थे, अपितु उनका पुत्र सांसारिक बंधुओं से मुक्त हो गया था, ऐसा मानकर वे गीत गा रहे थे। तो भाई इकलौता पुत्र था, मोह था, लेकिन नहीं, वो खुश थे क्योंकि उन्हें ये लगा कि वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया है। वह इस आत्मा एवं परमात्मा के मिलन का अवसर मान रहे थे। उन्होंने विलाप करते हुए अपनी पुत्रवधू को भी यह बात समझाई कि मतलब ये रोने का समय नहीं है, उत्सव का समय है। तुम्हें मोह नहीं दिखाना, तुम्हें प्रेम पे टिके रहना है। इस अवसर पर उन्होंने मोह से मुक्त मन से पुत्र वधू के भाई को उसका दूसरा विवाह करने का निर्देश भी दिया। वे स्वयं बूढ़े हो गए थे, बुढ़ापे का उनका कोई सहारा नहीं था। यदि वे अपनी पुत्र वधू को अपने सुख के लिए अपने पास रख लेते तो ये उनका मोह था, क्योंकि यहाँ पर वो स्वार्थी हो जाते और पुत्र वधू का भविष्य नहीं देखते। परंतु पुत्र वधू के भविष्य पर विचार करना उनके मन में प्रेम की भावना को दर्शाता है कि वो अपनी बहू से प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने उसके दूसरे विवाह की बात सोची। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे वे पूरा ना कर सके, कारण स्पष्ट कीजिए। अब उनकी पुत्रवधू की क्या इच्छा थी जो बाल गोविंद भगत ने पूरी नहीं करी? बाल गोविंद भगत की एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई। उसकी पुत्रवधू की यह इच्छा थी कि वह अपना शेष जीवन भगत जी की सेवा में बिताए। वह उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि बुढ़ापे में कौन भगत के खाने पीने का ध्यान रखेगा, बीमारी में कौन सहायता करेगा। लेकिन उसकी इस इच्छा को बाल गोविंद भगत ने पूरा नहीं किया और बेटे के क्रियाकर्म के उपरांत उसके भाई को यह आदेश दिया कि वह शीघ्र ही उसका पुनर्विवाह कर दे। तो ये उसकी पुत्रवधू की इच्छा थी। वो नहीं जाना चाहती थी अपने मायके और ना ही दूसरा विवाह करना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि वो भगत जी के साथ रहकर उन्हीं की सेवा करे और इसी इच्छा को भगत जी ने नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। पर पाठ में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि बाल गोविंद भगत जो हैं वो कबीर पर आस्था रखते थे। बाल गोविंद भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा थी। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। उनके प्रति भगत जी की श्रद्धा निम्न रूपों में प्रकट हुई। अब वो रूप क्या क्या थे? भगत जी अपने सिर पर कबीर पंथी टोपी पहनते थे जो कनपटी तक थी, यानी कि जो कबीर जी के आपने फोटोग्राफ्स वगैरह देखी होंगी, जिस तरह की वो टोपी पहनते हैं उसी तरह की भगत जी भी टोपी पहना करते थे, कनपटी टोपी। उनकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करते थे, यानी कबीर जी ने जो शिक्षाएं दी उनका पालन होता था। वे उन्हीं के बताए आदर्श पर चलते थे। कबीर के पद उनके संगीत का आधार थे। तो बाल गोविंद भगत जो भी संगीत गाते थे उनमें जो है किसके पद हुआ करते थे? वो कबीर जी के पद हुआ करते। नेक्स्ट आपका उसके आगे और है,
उनके खेत में जो फसल होती थी उसे सिर पर लाद कर कबीर के दरबार यानी मठ में ले जाते थे और वहीं प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता उसी से अपना गुजारा करते थे। तो ये भी पता चलता है कि भाई वो भगत जी कितना मानते थे। भगत जी की ही भांति रूढ़ियों का खंडन करते थे। भगत जी जो है कबीर की भांति, जैसे कबीर जी रूढ़ियों को नहीं मानते थे वैसे भगत जी भी नहीं मानते थे। वह कबीर की भांति परमात्मा में विश्वास रखते थे, इसीलिए कबीर के विचारों पर उनकी अगाध श्रद्धा थी। तो जो मान्यताएं थी कबीर की वो पालन करने योग्य थी, इसीलिए वो कबीर को इतना मानते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष स्नान करने क्यों जाते थे? पाठ के आधार पर बताइए। देखिए, जहाँ स्नान होता था वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है साधु संतों का समागम भी होता था। वहाँ पर आकर सभी मिलते थे, एक दूसरे से विचार एक दूसरे के बांटते थे। तो स्नान के साथ साथ यहाँ पर इन्हें तरह तरह के विचारों को भी जानने का मौका मिलता था। बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान के लिए जाने के पीछे स्नान करना उनका मुख्य उद्देश्य या आधार नहीं था। वास्तव में वे ऐसे अवसर पर संतों का संपर्क पाना चाहते थे, यानी कि वहां पे जो संत आते थे उनके साथ बैठकर उनके विचारों को जानना उन्हें अच्छा लगता था। संत समागम और लोक दर्शन इस स्नान का मुख्य केंद्र था। संतों के साथ मिलकर सत्संग करना एवं लोगों से मिलने की प्रबल इच्छा उनमें सदैव विद्यमान रहती थी। पैदल चलते हुए, खड़ी बजाते हुए, गाते हुए वह निरंतर आगे बढ़ते जाते थे। तो इस तरीके से क्या होता था, वो संतों से मिलते थे, बहुत सारे विचारों को जानते थे और गाते झूमते जो उन्हें अच्छा लगता था उस तरीके से ये पूरा रास्ता वो तय किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु के विषय में क्या मान्यता थी? मृत्यु के विषय में वो क्या मानते थे? बाल गोविंद भगत मृत्यु के विषय में सबसे भिन्न मान्यता थी, मतलब जो लोग मानते हैं उससे बिल्कुल अलग मान्यता उनकी थी। उनके अनुसार मौत दुख का कारण ना होकर उत्सव का दिन है। यह विहरणी का अपने प्रिय से मिलन का दिन है। उनके अनुसार मृत्यु वह है जब शरीर को छोड़कर आत्मा परमात्मा से मिलती है। इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार का शोक नहीं मनाना चाहिए। वो आत्मा को बिछड़ी हुई प्रेमिका और परमात्मा को प्रेमी मानते थे। मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और ये मिलन का दिन होता है। इस दिन शोक नहीं मनाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। बाल गोविंद भगत किस संत के अनुयायी थे और उन पर उनका कितना प्रभाव था? तो वो किस संत को मानते थे? वे कबीर दास के अनुयायी थे और उनकी सभी मान्यताओं को वो मानते थे, उनके पदों को गाते थे, उनकी इतनी श्रद्धा रखते थे कि खेत में उपजा अनाज तक पहले उनके मठों पर दान होता था, फिर जो बचता था वो उनको वो लेकर आते थे। बाल गोविंद भगत संत कबीर दास के अनुयायी थे। कबीर दास पर उनकी अगाध श्रद्धा थी। वे कबीर को अपना साहब मानते थे और उन्हीं की दी गई शिक्षाओं का पालन करते थे। उनका सब कुछ साहब का था। खेत में जो फसल होती थी वे कबीर के दरबार में ले जाते थे। वहां प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता उसी में अपना गुजारा चलाते थे। कबीर की ही भांति वे परमात्मा में विश्वास रखते थे। वास्तव में कबीर के विचारों पर उनकी अगाध श्रद्धा थी। तो कबीर में वो बहुत ज्यादा विश्वास रखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल गोविंद भगत की उन 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण उन्हें भगत कहा जाने लगा था। वो 3 जिसके कारण उनको भगत कहते थे। भगत के मन में दूसरों के प्रति कल्याण की भावना थी, जैसे एक साधु संत की होती है ना, उसी तरीके से। ईर्षा, द्वेष, लोभ, लालच, स्वार्थ उनमें लेश मात्र भी नहीं था। इतना भी उनके अंदर जो है वो नहीं था कि वो दूसरे से द्वेष रखें, उन्हें लोभ हो, कुछ भी नहीं था। बाह्य आडंबरों व पाखंडों के विरोधी भगत जी सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण उन्हें भगत कहा जाता। भगत अर्थात उनके अंदर साधु जैसी विशेषता। भगत का मतलब क्या? एक साधु संत के अंदर जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषता। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया जाए कि बाल गोविंद भगत की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण उन्हें साधु की मान्यता प्राप्त थी, तो तब भी यही आएगा, क्योंकि भगत का तात्पर्य यहाँ उनके नाम से नहीं है। भगत की उनको उपाधि मिली थी क्योंकि उनके व्यवहार में एक साधु जैसा बिहेवियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ में चित्रित भगत गृहस्थ होकर भी हर दृष्टि से साधु थे।
क्या साधु की पहचान माला, तिलक एवं गेरुए वस्त्रों से होती है या उनके आचार विचार से? इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो भगत जी का हम लोगों ने व्यक्तित्व देखा कि वो एक गृहस्थ थे, वो खेती बाड़ी करते थे, अन्न उपजाते थे, उनके एक बेटा था, बहू था, घर संभालते थे, सब कुछ होता करते थे। तो एक गृहस्थ व्यक्ति ऐसे ही जीवन व्यतीत करता है, तो भगत जी ऐसे करते थे। लेकिन जो उनके आचार विचार थे, किसी की वस्तु को बगैर छुए लेना नहीं, किसी से लोभ नहीं, द्वेष नहीं, सब क्या कहते हैं, भगवान की आराधना में रम रहना, तो ये सारे जो उनके बिहेवियर जो थे वो सभी क्या थे, एक साधु के थे। इसीलिए उन्हें एक गृहस्थ होते हुए भी साधु की संज्ञा प्रदान की गई थी, इसीलिए उन्हें बाल गोविंद भगत कहते थे। ठीक है। किसी भी साधु की पहचान माला, तिलक तथा गेरुए वस्तुओं से नहीं अपितु उसके आचार विचार से होती है। साधु भौतिक वस्तुओं का संचय नहीं करता है, यानी कि जैसे हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को एकत्र करते हैं, वैसा वो नहीं करता है। अभाव व कष्ट में भी जीवन जीते हुए सुख का अनुभव करता है। आपको चाहे जितना दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन आप जैसे सुख में रहते हैं उसी तरीके से उन परिस्थितियों में, तो भगत जी के अंदर भी था। देखिए, बेटे की मृत्यु हुई लेकिन तब भी वो खुश ही थे। परोपकार की भावना उनके जीवन का लक्ष्य होती है। भगत गृहस्थ होते हुए भी साधुता की कसौटी पर खरे उतरते थे। वह कृत्रिमता व आडंबरों से कोसों दूर थे। वह त्याग प्रवृत्ति में ही जीवन की सार्थकता मानते थे। तो उनके इन आचार विचार की वजह से ही उन्हें एक साधु की संज्ञा मिली थी, जबकि थे वो एक गृहस्थ। तो एक जो है साधु को हम उसके पहनावे से, वेशभूषा से नहीं पहचानते, एक साधु आचार विचार से साधु बनता है। देखते हैं कि क्या है इन क्वेश्चंस में। पहला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से क्या उदर पूर्ति संभव है या नहीं? तो इस तरीके को अपनाने में व्यक्ति को किस प्रवृत्ति का आभास होता है? तो जिस तरीके से उन्होंने अपने उदर पूर्ति का मतलब है खाना खा के पेट भरने की जो तरीका उन्होंने किया कि सिर्फ सूंघ कर उन्होंने अपने पेट को भर लिया, क्या इससे उदर पूर्ति संभव है, यानी कि पेट का भर जाना पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने इस तरीकों को अपनाने में व्यक्ति किस प्रवृत्ति का आभास होता है? ये उनके दिखावे की प्रवृत्ति थी, अपने अहंग को दिखाने की तरीका। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से उदर पूर्ति संभव नहीं है। नवाब साहब द्वारा खीरे को मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर सेवन किया गया है, यानी कि उन्होंने सिर्फ दिमाग से उसका सेवन किया है, मुंह से उसका सेवन नहीं किया है, शारीरिक या भौतिक स्तर पर नहीं किया है। उदर पूर्ति तब तक संभव नहीं है जब तक भौतिक पदार्थ का सेवन ना किया जाए, यानी कि लिटरली हम कोई चीज खाएं नहीं तब तक पेट नहीं भर सकता है और वह व्यक्ति ई के उदर में ना पहुंचे। नवाब साहब वास्तव में ये दिखलाना चाहते हैं कि वे इतने बड़े खानदानी रईस हैं कि खीरे जैसी तुच्छ खाद्य वस्तु उनके उदर में जाने लायक नहीं है। वे तो केवल इसकी सुगंध ही लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस खीरे को खरीदा था। वे अपनी रईसी का अनूठा प्रदर्शन करके ये जताना चाहते थे कि उनका पेट तो केवल सुगंध मात्र से ही भर जाता है। उन्होंने तो लेखक के सामने डकार लेकर इस बात का प्रमाण देने की भी कोशिश करी। इन सब से उनके अहंकारी स्वभाव, प्रदर्शन या दिखावापन की भावना का पता चलता है कि मोस्टली क्या है, वो दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नवाब साहब द्वारा सेकंड क्लास में यात्रा करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अपने अनुमान से लिखिए। देखिए, सेकंड क्लास में दो व्यक्ति सफर कर रहे थे, एक हमारे लेखक थे और एक नवाब साहब थे। तो जाहिर सी बात है दोनों के सफर करने का मोटिव अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, नवाब साहब द्वारा सेकंड क्लास में क्यों? क्योंकि भाई वो तो नवाब है, तो उन्हें तो फर्स्ट क्लास में सफर करना चाहिए, तो फिर वो सेकंड क्लास में सफर क्यों कर रहे थे, इसका रीजन क्या होगा? ठीक है, देखिए क्या है, नवाब साहब द्वारा सेकंड क्लास में यात्रा करने के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। संभवतः नवाब साहब अब केवल कहने एवं दिखाने के लिए नवाब हो, अथवा उनकी आर्थिक स्थिति वास्तविक नवाबों जैसी ना रही हो। आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं रहने के बावजूद अपनी झूठी शान में या दिखावा करने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास में यात्रा करनी पड़ रही हो, यानी कि उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लेकर सफर करना ज्यादा उचित समझा।
संभवतः वह भीड़ से राहत पाने के लिए सच में मानसिक शांति एवं एकांत चाहते हूँ। चूंकि फर्स्ट क्लास अधिक महंगा पड़ता होगा, इसलिए वे सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हो। मतलब वो शांति चाहते थे, तो उन्होंने वो शांति तलाशी कि हम ऐसी जगह चले से सफर करते हैं जहाँ पर लोग कम होंगे। फर्स्ट क्लास में तो वाकई क्लासी लोग होते और कम होते, लेकिन वो उनका टिकट ज़्यादा महंगा था, तो उन्होंने चलो सेकंड क्लास में भी ज़्यादा लोग सफ़र नहीं करते, हम सेकंड क्लास में सफ़र कर लेते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है? लोगों की भीड़ से बचना और अधिक महंगा टिकट ना खरीद पाना, इन दोनों के बीच का मार्ग है। सेकंड क्लास में यात्रा करना संभवतः यही कारण रहा होगा। मतलब अब इन्होंने दो कारणों के बीच का रास्ता निकाला। पहला कारण उन्होंने पहले पॉइंट में बताया, दूसरा कारण दूसरे पॉइंट में बताया, तीसरा कारण उन्होंने बताया कि उन दोनों के बीच का रास्ता निकाला। वो भीड़ से भी बचना चाहते थे और ज़्यादा महंगा टिकट भी नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास में सफ़र किया। ये कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब की एक सनक का वर्णन किया गया है। सनक ही तो थी भाई, खीरा इतना करीने से करना वरना उसके बाद सूंघ के फेंक देना, तो सनक ही है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का वर्णन कीजिए। बात सही है, यहाँ पर उनकी सनक जरूर गलत थी, लेकिन अगर इसी सनक को हम पॉजिटिव वे में या कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाएं तो बात बहुत अच्छी भी साबित हो सकती है। ठीक है ना? तो अब ये क्या है देखिए, लखनवी अंदाज पाठ में खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। सनक को पूर्ण आत्मविश्वास के रूप किसी काम को करने की लगन या धुन के साथ जोड़ा जा सकता है। इतिहास में ऐसी सनकों के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त करने की सनक थी, महात्मा बुद्ध को जीवन का सत्य खोजने की सनक थी, चाणक्य को नंद वंश का समूलन विनाश करने की सनक थी, भगत सिंह को देश पर मर मिटने की सनक थी, महात्मा गांधी को देश आजाद कराने की सनक थी आदि। ये ऐसे उदाहरण हैं जो उनके सकारात्मक पक्ष को पुष्ट करते हैं। तो मतलब सनक को अगर सही पॉजिटिव वे में टर्न किया जाए तो वो बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। प्रश्न संख्या 4 है, नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा? आखिर क्यों देखा था नवाब साहब ने हमारे लेखक की तरफ? नवाब साहब ने खीरे की फाकों पर नमक मिर्च छिड़का, सूंघा और फिर एक एक करके सभी फाकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये काम किया था। इसके पश्चात गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ देखा। मतलब ये सारा खीरा फेंकने के बाद बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे और उस प्राउड फील आइज से उन्होंने हमारे किसकी तरफ देखा? लेखक की तरफ देखा। वह अपनी इस प्रक्रिया के द्वारा लेखक को अपना खानदानी रईसीपन दर्शाना चाहते थे कि हम बहुत रईस हैं। यह भी बताना चाहते थे कि नवाब लोग खीरे जैसी साधारण वस्तु को इसी तरह से खाते हैं, जबकि इन सब के मूल में उनके दिखावे से परिपूर्ण व्यवहार ही सामने आया है। तो ये सब वो दिखा रहे थे, लेकिन उसमें के पीछे उनका दिखावटी व्यवहार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नवाब साहब का कैसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा और क्यों? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर भाई, जब हमारे लेखक डिब्बे के अंदर दाखिल हुए और जब इन नवाब साहब के पास हाथ पड़े तो उनके जो हाव भाव ऐसे थे कि जैसे अरे ये कौन आ गया। मतलब उनका आना उनको संतुष्टि नहीं दे रहा था और बिल्कुल भी इन्होंने तवज्जो नहीं दिखाई और आंखें फेर ली थी। फिर जब खीरा खाने की बारी आई तब हमारे लेखक को वो ऑफर करते कि भाई खा लीजिए। तो पहले तो आपने कोई अभिवादन नहीं किया, भाई हम किसी से पहले मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं ना, तो तब तो आपने बिल्कुल मुंह फेर लिया और जब खीरा खाने की बारी आई तब ऑफर कर रहे थे। ये भाव परिवर्तन हमारे लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेखक जब सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े तो उन्होंने एक बर्थ पर नवाबी अंदाज में एक सफेद पोश सज्जन को पालथी मारे बैठे देखा। उनके आगे 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक का सहसा डिब्बे में प्रवेश कर जाना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक ने भी उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। भाई आपने नहीं दिखाया तो हम क्यों दिखाएं? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि नवाब साहब शायद अकेले में सफ़र करना चाहते थे और ना ही ये चाहते थे कि कोई उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करते देखे। ऐसी स्थिति में उन्हें खीरा खाने में भी संकोच का अनुभव हो रहा था कि भाई सामने हमारे एक आम इंसान बैठा, उसके सामने एक नवाब होते हुए हम खीरा खाएं, तो ये भी उन्हें संकोच महसूस हो रहा था।
अचानक नवाब साहब ने लेखक को खीरे का शौक फरमाने को कहा कि भाई पहले तो आपने अभिवादन नहीं किया और बाद में आप कह रहे हैं कि खीरा खा लीजिए। लेखक को नवाब साहब का यह सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे शायद अपना नवाबी सभ्य व्यवहार दर्शाना चाहते थे, जबकि वास्तविकता में उनका यह व्यवहार नवाबी संस्कृति का दिखावटीपन ओढ़े हुए था। तो ये सिर्फ क्या था, उनका दिखावा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा पर व्यंग्य है। स्पष्ट कीजिए, बात सही है। परंपरा मतलब एक नवाबों की जो रियासत सियासत हुआ करती थी वो सब कुछ चली गई, लेकिन उनकी आन बान शान नहीं गई। रहने का तरीका, खाने पीने, उठने बैठने बोलने, हर चीज़ का जो तरीका था वो नवाबों वाला ही है। नवाबी नहीं रही तब भी। तो इसी ही जो है संस्कृति पर, यानी कि ये जो पतनशील सामंती समाज है उसके ऊपर ये व्यंग किया गया है। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा की झूठी आन बान पर व्यंग किया है, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी है। आज के समय में भी नवाब साहब के रूप में ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी क्यों बोला गया? क्योंकि ये दूसरों की मेहनत पर जीते हैं, इसलिए खुद मेहनत नहीं करते, दूसरों की मेहनत पर ऐश करते हैं। नवाब साहब का खीरे को मात्र सूंघ कर पेट भर जाना, उसे बिना खाए खिड़की से फेंक देना, उसकी बनावटी रईसी को दर्शाता है। उनका सेकंड क्लास में यात्रा करना इस बात को प्रमाणित करता है कि नवाब साहब की नवाबी ठसक तो नहीं रही, परंतु फिर भी वे अपने हाव भाव और क्रियाकलापों से झूठी शान दिखाते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। नवाब साहब द्वारा खीरे की तैयारी करने का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उन्होंने खीरे खाने की तैयारी किस तरीके से करी, ये पूरा आपको अपने हिसाब से बताना है, लेकिन शब्द चित्र है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है ताकि आपके सामने पूरी एक पिक्चर सी बनती हुई चले। नवाब साहब भर्त पर बहुत ही सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। उन्होंने खीरों के नीचे रखे तौलिए को झाड़कर सामने बिछाया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते हुए, इसके पश्चात नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरुक दी। इस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो गया। यानी कि वो जो खीरे में पनिहात आ जाती है ना, तो प्लावित हो जाना, यानी कि खीरे खाने की जो लालसा थी उसकी वजह से मुंह में पानी आ गया था। तो वो ये पूरी प्रक्रिया थी उनके खीरे काटने और छीलने और सब कुछ करके रखने की। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के विषय में पढ़कर आपके मन में कैसे व्यक्ति का चित्र उभरता है? अब हमने नवाब साहब के बारे में पढ़ा, तो आपको कैसे व्यक्ति का एक शब्द का चित्र उभर के आ रहा है ये बताना है। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के विषय में पढ़कर एक ऐसे व्यक्ति का चित्र उभर कर सामने आता है जो पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधि है। वास्तविकता में वे बनावटी जीवन जीने के आदी हैं, नफासत, नजाकत और प्रदर्शन प्रिय हैं। नवाब साहब वास्तव में पतनशील सामंती वर्ग के जीते जागते उदाहरण हैं। नवाब साहब खीरा खाने के लिए यत्नपूर्वक तैयारी करते हैं। खीरा काटकर उस पर नमक मिर्च लगाते हैं, किंतु बिना खाए ही केवल सूंघ कर रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। वास्तव में इनके द्वारा वे अपनी नवाबी रईसी का गर्व अनुभव करते हैं और रईसी का प्रदर्शन भी करते हैं। नवाब साहब का व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व है जो बनावटी जीवन शैली का अभ्यस्त है। तो हमें एक ऐसा व्यक्ति देखने को मिल रहा है जिसका जीवन पूरी तरीके से जो है बनावट पर आधारित है। वो एक्चुअल क्या है वो इस चीज को प्रदर्शित नहीं करता, वो एक नवाब है इस चीज को प्रदर्शित करना चाहता है, इसलिए उस नवाबी के लिए उसके अंदर बनावटी, वो एक्चुअल में क्या चीजें हैं, कैसा व्यक्तित्व है ये हमें समझ नहीं आता, लेकिन दिखावटीपन उसके अंदर भरपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक को नवाब साहब में खानदानी तहजीब, नफासत, नजाकत के क्या सबूत दिखाई दिए? पाठ के आधार पर बताइए। तो नवाबी
जो खानदानों की जो तहजीब, नज़ाकत और नफासत होती है, ये हमारे लेखक कैसे कह सकते हैं कि वो नवाब साहब के अंदर थी? जाहिर सी बात है उन्होंने देखा होगा तभी बोला ना। तो वो कैसे देखा और क्या देखा? नवाब साहब एक विशेष प्रकार की नफासत, नज़ाकत और खानदानी तहजीब के लिए प्रसिद्ध हैं। लखनवी अंदाज पाठ में भी नवाब साहब की खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत का उदाहरण मिलता है। नवाब साहब की खानदानी तहजीब उस समय नजर आती है जब वह बहुत ही अदब के साथ लेखक को संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं? आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो इनके अल्फाजों से ही वो नज़ाकत और नफासत स्पष्ट है। यहाँ उनकी विनम्रता पूर्व आग्रह की प्रवृत्ति भी नजर आती है, कि मतलब एक नवाबों में जो विनम्रता होती है वो चीज भी नजर आ रही है। नवाब साहब खीरा खाने के लिए बहुत ही यत्नपूर्वक तैयारी करते हैं। खीरों को धोना, पोंछना, एहतियात से छील कर फाके करीने से तौलिए पर सजाना उनकी नफासत का बेहतरीन उदाहरण है। खीरों को बिना खाए सूंघ कर रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकना और फिर लेट जाना, इस प्रक्रिया में उनकी नवाबी नज़ाकत समझती। भाई नवाब जो है वो बहुत नाजुक होते हैं, वो काम वगैरह करते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ नवाब साहब ने क्या किया, इतना भारी काम, खीरा छील दिया, उसको सूंघ कर फेंक दिया, तो मतलब बहुत काम। तो वो उनकी नज़ाकत यानी कि उनकी जो नाजुकीपन है वो झलकता है कि किस तरीके से उन्होंने इतनी मेहनत का काम किया है। तो ये सब उनके बिहेवियर में झलकता है नवाबों के में। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के क्रियाकलापों से हमें उनकी जिस जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है, क्या आपकी आज की बदलती परिस्थितियों में उसका निर्वाह है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के क्रियाकलापों से हमें उनकी वास्तविकता से बेखबर बनावटी जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है। उनका वास्तविक जीवन हमें देखने को नहीं मिला, जो नवाबों का बनावटी होता है वो देखने को मिला है। नवाब साहब द्वारा अकेले ही खीरा खाने का प्रबंध करना और लेखक के आ जाने से उन खीरों को सूंघ कर खिड़की से फेंक कर अपनी नवाबी रईसी पर गर्व अनुभव करना, इसी दिखावे का प्रतीक है। आज की बदलती परिस्थितियों में दिखावटी और बनावटी जीवन शैली में जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। हम मतलब आज की जीवन शैली में हम बनावटी नहीं जी सकते, क्योंकि बनावटी दिखावटी जीवन प्रगति और प्रेरणा का आधार नहीं हो सकते हैं। ऐसे में जीवन में न आनंद है, न वास्तविकता और न ही जीवंतता। सरल, सहज, गतिशील जीवन ही आज के समय की मांग है। आज के भौतिकवादी जीवन में रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए इस आडंबर युक्त जीवन शैली में उन्मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। तो ज़रूरी आज के जीवन शैली में हम बनावटीपन नहीं, हमें क्या है, हमें अपनी लाइफ को जिस हिसाब से हम जीते हैं और आज की जो जीवन शैली है, हमें स्वच्छंद होकर जीवन जीना ज़्यादा पसंद है। तो दिखावटीपन में हमें कहीं ना कहीं एक शान शौकत में बंधना पड़ता है, और वो हमें बंधन पसंद नहीं। लखनवी अंदाज पाठ में खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। किसी प्रिय खाद्य पदार्थ का रसास्वादन करने के लिए आप जो तैयारी करते हैं उसका चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर तो पूरे उसमें खीरा खाने की प्रक्रिया बताएगी, लेकिन आप अगर इतनी मेहनत अपने मन का कोई चीज़ खाने के लिए करेंगे तो वो तैयारी क्या होगी, आपको वो बताना है। किसी भी प्रिय खाद्य पदार्थ का रसास्वादन करने से पहले उसे अच्छी तरह से धोया जाता है और साफ कपड़े से पोंछा जाता है। साफ सुथरी प्लेट में काट कर उसकी फांके रखते हैं। आवश्यकता अनुसार उस पर नींबू निचोड़ कर काला नमक लगाते हैं। नमकीन, रायता, नारियल व पुदीने की चटनी को अलग अलग कटोरी में रखते हैं। अनार के दाने, सफ़ेद चने व अदरक खाद्य पदार्थ को सजाते हैं। उसके पश्चात ही स्वाद का आनंद लेते हैं। तो हम अगर कोई प्रिय वस्तु खाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका पूरा प्रोसीजर, जो खाने का तरीका है, उसे फॉलो करेंगे और उसे थोड़ा डेकोरेट करके ही खाना पसंद करेंगे। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने अकेले सफर काटने के लिए खीरे खरीदे। आप अकेले वक्त कैसे काटते हैं? अगर हमें अकेले वक्त काटना हो तो हम क्या कर सकते हैं? मोस्टली हम लोग क्या है, मैगजीन्स ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं ना। कभी कभी म्यूजिक सुनते हुए चले जाते हैं, आजकल लैपटॉप हो तो पिक्चर देखते हुए चले जाते हैं, होता है ना। लखनवी अंदाज के पाठ में नवाब साहब ने अकेले सफ़र काटने के लिए खीरे खरीदे। मैं अकेले सफ़र काटने के लिए खाद्य पदार्थ अपने घर से लेकर आता हूँ और भूख लगने पर उनका सेवन करता हूँ। इसके अतिरिक्त किसी प्रिय लेखक की पुस्तक पढ़ता हूँ।
व मनपसंद संगीत भी सुनता हूँ। मोबाइल या लैपटॉप पर अपनी मनपसंद फिल्म भी देखता हूँ। तो हमें अगर सफ़र करना हो और इस तरीके से, तो हम मोस्टली इन्हीं तरीकों से अपना अकेलापन काटना पसंद करते हैं। तो तैयार रहिए, हम लेकर आ चुके हैं इन क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, मनु भंडारी की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी लेखिका के लिए आदर्श ना बन सकी, क्यों? क्योंकि जो उनका आदर्श जो चीजें थी वो सब मजबूरी के कारण थी। उनका खुद का एक व्यक्तित्व उन सारी चीजों में कहीं खो कर रह गया था। जबकि मनु भंडारी अपने एक व्यक्तित्व का निर्माण कर रही थी, इसलिए उसे अपनी माँ को वो एक आदर्श नहीं बना पाई। लेखिका मनु भंडारी की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी। त्याग व परिश्रम की मूर्ति थी, फिर भी वह लेखिका की आदर्श ना बन सकी। क्योंकि लेखिका को अपनी मां को चुपचाप हर बात को मान लेना, पिताजी की किसी भी बात का विरोध न करना, अपने लिए कोई आवाज न उठाना, परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का दमन कर अपने को उनकी इच्छाओं के लिए स्वाहा कर देना लेखिका के व्यक्तित्व के विपरीत था। लेखिका उस समय की सक्रिय युवती थी जो हर अनैतिकता के खिलाफ खड़ी होती थी। यानी कि कहीं भी कुछ गलत है तो उसमें तुरंत ही उसके सामने खड़ी हो जाया करती थी कि नहीं, ये गलत है। जुलूस व हड़तालों में भाग लेती थी। वह उत्साह और ओज से भरी आज़ादी के लिए लड़ने वाली युवती थी। उन्हें अपनी माँ का दब्बूपन व अत्याचार का विरोध करना कभी पसंद नहीं आया। यानी कि उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। यही कारण था कि वो कभी भी अपनी माँ को अपना एक आदर्श नहीं बना पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी की ऐसी कौन सी खुशी थी जो 15 अगस्त 1947 की खुशी में समा कर रह गई? उनके इस जो आंदोलन की वजह से उनकी 3rd ईयर की क्लासेस सस्पेंड कर दी गई थी और फिर उन्होंने इसके लिए बहुत जद्दोजहद करी और 3rd ईयर की क्लासेस जब दोबारा बहाल की गई तो उसी टाइम जो है हमारे देश की आज़ादी हो गई। तो जो दोबारा क्लासेस जो चालू करी गई उसकी खुशी जो है वो देश की आज़ादी की खुशी में कहीं समा कर रह गई थी। तो देखिए क्या है, मनु भंडारी ने 1947 के आंदोलन में जो वो उत्साह के साथ भाग लिया, हड़तालों, जुलूसों और प्रभात फेरियों में जोश के नारे लगाए, उनके जोशीले भाषण की ये ताजगी हुई। मई 1947 में उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल को अनुशासन भंग करने के आरोप में कॉलेज से निकाल दिया गया, जिसका विरोध सभी विद्यार्थियों व लेखिका ने भी किया। 3rd ईयर की कक्षाएं बंद कर दी गई, पर लड़कियों ने इतना हुड़दंग मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में कॉलेज फिर से खोलना पड़ा, यानी कि उनकी क्लासेस फिर से लगानी पड़ी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 को मिलने वाली आज़ादी के बीच लेखिका का कॉलेज पुनः खुलवाना और आज़ादी के लिए स्वतंत्र रूप से सभी बंधन तोड़ने की खुशियां आज़ादी पाने की खुशी में समाकर रह गई। तो वो जो इनकी खुशी थी कॉलेज को दोबारा खोलने की, वो उसी टाइम देश आज़ाद हुआ तो वो उसी में समाकर रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी के पिता की कौन कौन सी विशेषताएं अनुकरणीय हैं? ऐसी कौन सी जो विशेषताएं हैं जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं? मनु भंडारी के पिता एक विरोधाभासी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनकी अनेक विशेषताएं अनुकरणीय हो सकती हैं। वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे और अपने बच्चों की भावनाओं को समझते थे। वे शिक्षा के प्रति अत्यंत जागरूक थे। वे इसके प्रसार के लिए घर में 8-10 बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व खुशी से निभाते थे। तो मतलब शिक्षित करना है, क्योंकि उस समय शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था, लोगों को शिक्षा का इतना महत्व नहीं पता था। तो इस तरीके से वो काफ़ी बच्चों को खुद पढ़ाते थे। तो ये एक बात है जो हम सीख सकते हैं। उनकी देश प्रेम की भावना अनुकरणीय थी। वे चाहते थे कि मनु उनके घर में आए दिन होने वाली राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा बने। तो वो देश के लिए भी सक्रिय थे और उस प्रेम को वो दिखाते भी थे। यश पाने के इच्छुक थे और विशिष्ट बनकर जीना चाहते थे। उनके लिए प्रयासरत भी रहते थे। तो वो प्रसिद्धि पाना चाहते थे, कोशिश करते रहते थे इसके लिए। तो हमें भी ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए। हम अगर सफल बनना चाहते हैं तो हमेशा प्रयासरत रहना होगा। उनके द्वारा बेटी के अच्छे कार्यों व भाषण आदि पर गर्व करना, देश के प्रेम के प्रति अग्रसर करना भी अनुकरणीय है। तो उन्होंने अपनी बेटी के जो कार्य हैं उनको सराहा भी
और अपनी बेटी को इसकी तरफ जो है अग्रसर भी किया। तो ये सारी बातें जो है उनकी अनुकरणीय हैं, जिन्हें हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला अग्रवाल जैसी प्राध्यापिका किसी भी विद्यार्थी के जीवन को कैसे संवार सकती है? तो देखिए, ये एक ऐसी प्राध्यापिका है कि उन्होंने सिर्फ जो है, जो हमारी पढ़ाई या सिलेबस में है, हमें सिर्फ उतना नहीं पढ़ाया, उसके आगे जीवन की बहुत तरीके, तौर तरीके, साहित्य, इन सभी और देश की में प्रचलित गतिविधियों में शामिल होने को भी सिखाया। तो एक विद्यार्थी को अगर ऐसी प्राध्यापिका मिल जाए तो उसका सर्वोन्मुख विकास संभव है। लेखिका की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी केवल विषयगत ज्ञान देने वाली शिक्षिका नहीं थी, बल्कि एक सच्ची मार्गदर्शिका थी। उनकी प्रेरणा ने लेखिका के अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास भर दिया था। उन्होंने लेखिका को जीवन में सही निर्णय लेकर बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना सिखाया। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए वे सामाजिक आंदोलनों एवं गतिविधियों में भाग लेकर उन दक्यानुसी घरेलू बंधनों को तोड़ने में कामयाब रही, जिन्हें तोड़ना उन दिनों न केवल उनके लिए बल्कि हर लड़की के लिए बेहद मुश्किल काम था। अतः कहा जा सकता है कि प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी जैसी अध्यापिका किसी भी विद्यार्थी के जीवन को संवार सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पॉजिटिव चीजें थी, वो जो अपने विद्यार्थियों को देती थी। देश की स्वतंत्रता आंदोलन में मनु भंडारी की भागीदारी के दो उदाहरण देने हैं। उन्होंने किस तरीके से देश के आंदोलन में भागीदारी की थी, कैसे अपना योगदान दिया था, ये आपको बताना है। सिर्फ 2 पॉइंट में ही बताना है, ज्यादा नहीं एलिब्रेट करना। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मनु भंडारी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। देश में आज़ादी के पहले जगह जगह आज़ादी पाने के लिए प्रभात फेरियां निकलती, हड़तालें होती और जुलूस निकलते, जो मनु भंडारी उसमें बढ़कर हिस्सा लेती थी। तो ये सभी हमारे देश के लिए करती थी, तो आंदोलन, भाषण, ये सभी कुछ वो किया करती थी। लेखिका स्कूल कॉलेज में कक्षाएं छोड़कर सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा कर देश प्रेम के नारे लगाती। मनु भंडारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर जोशीला भाषण भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी के लेखनीय व्यक्तित्व निर्माण में शीला अग्रवाल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो वो लेखकीय व्यक्तित्व यानी कि उन्होंने लेखन कार्य जो शुरू किया, इसमें शीला अग्रवाल जी का कितनी भागीदारी रही, कितना योगदान रहा। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को साहित्य समझने की दृष्टि प्रदान की। शीला जी ने उनके अंदर देश की भावना प्रबल रूप से जगाई। देश की गतिविधियों में उन्हें सक्रिय रूप में भागीदार बनाने में अहम भूमिका निभाई। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने उनकी रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। वह नारे लगाती, हड़तालें करती, लड़कों के साथ जुलूसों में साहस के साथ हिस्सा लेती थी। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने की ना, उन्होंने उनके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं हद तक साहित्यिक रूप हो, चाहे वो देशभक्ति, देश से संबंधित हो, दोनों ही रूपों को निखारने का काम किया। भाई साहित्य पहले मनु भंडारी पढ़ती थी, लेकिन एक साहित्य और एक अच्छा साहित्य दो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। तो शीला अग्रवाल जी ने उन्हें उस अच्छे साहित्य से पहचान कराई, उस अच्छे साहित्य को पढ़ने की आदत डाली, जिसकी वजह से उनके अंदर लेखन कार्य का भी एक हुनर बहुत अच्छे से जागा। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी की मां को किन गुणों की दृष्टि में आदर्श मां कहा जा सकता है? लेखिका उन गुणों को अपना आदर्श क्यों ना बना सकी? तो देखिए क्या है, लेखिका मनु भंडारी की मां एक आदर्श मां थी, क्योंकि उनमें निम्नलिखित गुण थे। वे धरती के समान धैर्यवान महिला थी, यानी कि उनके अंदर बहुत ही पेशेंस था। वे पिताजी द्वारा की गई सभी जातियों को चुपचाप सह लेती थी, बात को आगे ना बढ़ाती और घर में ही शांति बनाए रखती थी। वे अपने सभी कर्तव्यों को तन मन से पूरा करती, बच्चों की हर उचित अनुचित मांगों को पूरा करने की हर संभव कोशिश करती। जैसे एक माँ होती है, बच्चे जो मांगे तो हम कोशिश करते हैं कि पूरी उन कोशिशों को किया जा सके। वे एक सीधी साधी, कम इच्छाएं रखने वाली महिला थी। उन्होंने अपने लिए कभी किसी से कुछ न मांगा,
लेखिका इन गुणों को अपना आदर्श इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि उन्हें माँ द्वारा इस प्रकार हर जातियों को सहना, अपने अधिकारों के प्रति आवाज ना उठाना, जरूरत से ज्यादा सहनशील व धैर्यवान होना कभी अच्छा न लगा। वह माँ के समान एक दब्बू व्यक्तित्व का व्यक्ति जीवन नहीं जीना चाहती थी। लेखिका एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। तो वो एक आदर्श माँ जरूर थी, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से परिवार में होम कर दिया, पति और बच्चे। वो अपना अपना एक व्यक्तित्व निकाल के कभी नहीं रख पाई। जिसने जो कहा वो माना, उनकी अपनी सोच नहीं, वो अपना वो क्या चाहती है उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं, इसलिए वो कभी भी उनको अपना एक आदर्श नहीं बना पाई। मनु भंडारी के पिता के व्यक्तित्व में संवेदनशीलता भी थी और अहमवादिता भी। उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। संवेदनशीलता यानी कि दूसरे को लेकर हम जो एक दर्द अपने में महसूस करें, वो चीज़ उनके अंदर थी, बिल्कुल थी। और साथ ही साथ अहमवादिता यानी कि उनके अंदर थोड़ा घमंड भी था। ये आपको बताना है। मनु भंडारी के पिता एक विरोधाभासी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। बहुत बड़े आर्थिक संकट और अपनों के द्वारा दिए गए विश्वासघात से वो बुरी तरह टूट गए थे। एक तरफ तो वो बेहद कोमल और संवेदनशील थे, उन्हें अपनी पुत्री का रसोई में काम करना पसंद ना आता। वे सोचते कि लड़कियों को भी राजनीति में सक्रिय योगदान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उनकी अहमवादिता और सामाजिक दबाव उन्हें उसे लड़कों के समान बाहर जुलूस निकालने, हड़ताल करने से रोकने की कोशिश करता था। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की इच्छा उन्हें संवेदनशील बनाती है, तो अपनी पत्नी पर जातियां करना उनका अहम प्राप्ति कराता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या देखा कि वो लड़कियों के पढ़ाने लिखने आगे बढ़ने पर दिखा रहे थे, तो वो संवेदनशीलता थी वहाँ पर, ठीक है। जो उस समय के समाज में लड़कियों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता था, वो उन्होंने मौका दिया था। लेकिन अपनी पत्नी के वजूद को वो कभी नहीं समझ पाए, पत्नी की इच्छाओं को नहीं समझ पाए, उन पर अपना क्रोध निकालना, अपना अहम साबित करना, ये उनका काम था। तो ये उनके अहमवादिता को भी दिखाता है और दूसरी तरफ उनके संवेदनशील पहलू के भी दर्शन कराता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनु भंडारी के जीवन में शीला अग्रवाल के योगदान पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो हमें किस पे करना है? हमें शीला अग्रवाल का जो योगदान रहा उस पर करना है। मनु भंडारी के जीवन में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे उनकी हिंदी प्राध्यापिका थी। उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को साहित्य समझने की दृष्टि प्रदान की। उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाने में भी शीला जी का योगदान रहा। उन्होंने ही मनु के अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल रूप से जगाई थी। देश की गतिविधियों में उन्हें सक्रिय रूप से भागीदार बनाने में सहायक बनी थी। शीला जी की जोशीली बातों ने उनकी रगों में बहते खून को लावा में बदल दिया था। उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने नारे लगाना और जुलूस निकालने का कार्य आत्मविश्वास से किया था। मनु के प्रभावशाली भाषण देने में कहीं ना कहीं शीला जी का प्रभाव था। तो जिस तरीके से वो सक्रिय हुई आगे, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी का जो साथ था वो था शीला जी का, कि मनु जी आगे बढ़े। मनु के व्यक्तित्व में उनकी प्राध्यापिका की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो अगर मनु के हम व्यक्तित्व को देखना चाहें तो हमें साफ तौर से उसमें शीला अग्रवाल जी का बहुत प्रभाव दिखाई देता है। लेखिका मनु भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। भाई, वो मनु भंडारी एक साधारण सी कन्या थी, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास भरना, ये काम शीला अग्रवाल जी ने किया। शीला अग्रवाल जी ने उन्होंने साहित्य ज्ञान देकर जहां उनके ज्ञान की वृद्धि करी, जिसकी वजह से वो आगे चलकर एक लेखिका बनी, वहीं देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम को भरकर उनके अंदर एक जोश भी भरा। क्योंकि वो यंग थी, तो वो जोश भी उनके अंदर आया कि वो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे। लेखिका मनु भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को साहित्य समझने की दृष्टि प्रदान की। अनेक महत्वपूर्ण लेखकों को पढ़ने का सुझाव देकर शीला जी ने मनु के चिंतन और मनन को संवारा। यानी कि बहुत ही फेमस राइटर्स उन्हें पढ़ने के लिए दिए कि आप इनको पढ़िए, देखिए इनकी सोच क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं। उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाया। उन्होंने ही असाधारण क्षमता का परिचय कराते हुए लेखिका को देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। उस समय जिस समय लड़कियों के अंदर इतना विश्वास नहीं होता था, उनके अंदर इतना आत्मविश्वास भरा कि वो देश के लिए भी खड़ी हो गई थी। उनकी जोशीली बातों से ही लेखिका के रगों में खून लावा में बदल गया। उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने हड़तालें की, नारे लगाए, जुलूस व प्रभात फेरियां निकाली और चौक पर प्रभावशाली भाषण दिया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। उचित ही है कि शीला अग्रवाल जी ने मनु के व्यक्तित्व को निखार कर खरा सोना बना दिया था। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी कि लेखिका ने आस पड़ोस कल्चर के महत्व को कैसे समझाया है। महानगरों के निवासी उस कल्चर से वंचित क्यों हैं। तो पड़ोस कल्चर का तात्पर्य तो आप यहाँ समझ रहे हो ना, कि हमारे आस पड़ोस, जब हमारे आत्मीय संबंध हमारे पड़ोसियों से इस कदर हो कि हमारा जो घर का आधा समय है वो उनके पास बीते, तो इस तरीके से हम उनको बोलते हैं हम पड़ोस कल्चर। तो आजकल के महानगरीय शहरों में जहां हम फ्लैट्स में रह रहे हैं, ये पड़ोस कल्चर शायद ना के बराबर होता चला जा रहा है। एक कहानी यह भी कि लेखिका ने यह समझाया है कि पड़ोस कल्चर मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका रखता है। मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति पड़ोस के कारण ही उत्पन्न होती है। आपसी मेल जोल, सहयोग की भावना, सद्भावना, सहानुभूति, भाईचारा, यह सब पड़ोस कल्चर की ही देन है। स्वयं लेखिका इस पड़ोस कल्चर की देन है। उनकी कहानियों के पात्र उनके पड़ोस के वे लोग हैं। तो आगे चलकर मनु भंडारी एक लेखिका के रूप में फेमस हुई, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। अब ये कहानियां उनके पड़ोस के पात्रों से ही बहुत ज़्यादा प्रेरित थी, इसलिए वो फेमस हुई। तो एक तरीके से मनु भंडारी को मनु भंडारी एज अ राइटर बनाने वाले इनके पड़ोसी ही थे, जो सहज भाव से उनकी कहानियों में उतरते चले गए। उनके समय में परिवार की सीमा संपूर्ण पड़ोस तक जाती थी, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि परिवार घर की चार दीवारी में, उनके पड़ोस में भी वो सीमाएं जाती थी। परंतु आधुनिक जीवन में अत्यधिक व्यस्तता के कारण महानगरों के फ्लैट में रहने वाली संस्कृति में परंपरागत पड़ोस कल्चर को खंडित कर दिया है, क्योंकि आजकल हम लोग एक मशीनी जीवन जीते हैं। तो उसने क्या किया है, पड़ोस कल्चर को एक तरीके से खत्म कर दिया है। बच्चों को पड़ोस कल्चर से अलग करके उन्हें अत्यधिक संकीर्ण, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। महानगरों के निवासी अकेलेपन की पीड़ा से ग्रसित हैं। परिवार में रहते हुए भी उनकी स्थिति बंद कमरे तक सीमित हो गई है और व्यस्त जीवन ने उन्हें आपसी मेलजोल, संवेदनात्मक अनुभूति और परस्पर सहृदयता की भावना से वंचित कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का जीवन आजकल हम लोग जी रहे हैं, उसमें हमारे पड़ोसी क्या सोचते हैं या उनके यहाँ क्या हो रहा है, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है हमें ये तक नहीं पता होता है। तो ये आजकल की फ्लैट संस्कृति ने पड़ोस कल्चर को पूरी तरीके से ख़त्म करके रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी अपने व्यक्तित्व में उभरी कुंठाओं और ग्रंथियों को पिता की देन क्यों कहते हैं। मनु भंडारी के अंदर बहुत सारी जो है ना, कहते हैं कुंठा, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि दूसरों को देखकर जो है अपने आप को कमतर समझना, जो है वो सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं पिता की देन मानती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, उनको उनकी बड़ी बहन से बहुत कंपेयर किया जाता था। उनकी बड़ी बहन बहुत गोरी और सुंदर थी, तो वो कंपेयर करने की वजह से उनके अंदर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया कि हम कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इस तरह का एक दब्बूपन उनके अंदर कहीं ना कहीं विकसित हो गया था। लेखिका के पिताजी के व्यवहार ने बचपन में ही लेखिका के मन में यह हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी थी कि वह काली है। उनके पिताजी को गोरा रंग पसंद था, इसलिए लेखिका से 2 वर्ष बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से उनके पिता उनकी तुलना किया करते थे और सुशीला की ही प्रशंसा किया करते थे। पिताजी के इस व्यवहार ने लेखिका के मन में हीन भावना की ग्रंथि पैदा करती थी। मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के उपरांत भी लेखिका इस कुंठा से उभर नहीं पाई। तो जो कुंठा बचपन में उनसे भरी हुई थी, वो आज इतनी प्रसिद्ध लेखिका होने के बाद भी उनके अंदर विद्यमान है, वो उससे उभर नहीं पाई हैं।
इतना ही नहीं, पिताजी के शक्की स्वभाव के कारण लेखिका को बड़े होने पर अपने अंदर हीनता नजर आने लगी, जिसके कारण वह खंडित विश्वासों की पीड़ा झेलती रही। उनके भीतर अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा को महसूस करने लगी। वास्तव में ये कुंठाएं ग्रंथियां पिता की ही देन थी। तो पिताजी ने जो अपने जीवन में अपनों से जो विश्वासघात खाया था, इसकी वजह से वो एक शक्की व्यक्ति बन गए थे, किसी पर विश्वास नहीं करते थे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी लेखिका के अंदर भी आई। इसीलिए ये जो सारी चीज़ें लेखिका की आई, तो ये पिता की ही देन वो मानती हैं। शीला अग्रवाल की मनु भंडारी को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने को प्रेरित करना और पिताजी का घर के दायरे में रखना, इन दो दबावों में लेखिका कैसे जूझती थी, स्पष्ट कीजिए। अब लेखिका कॉलेज जाएं तो शीला अग्रवाल के संपर्क में आए तो उनसे कहा जाए कि आजकल के समय में लड़कियों के लिए आगे निकलना है, बढ़ना है, देश में लिए लड़ना है, ये सारी बातें होती थी। घर में रहते तो पिताजी कहते ठीक है, तुम्हारे लिए सब जानना तो ज़रूरी है लेकिन एक्टिव होना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारी चार दीवारी मतलब इस घर के बाहर तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, जो करना है घर के अंदर करो। तो ये दो विरोधाभास स्थितियां थी उनके सामने। तो इनसे हमारी लेखिका किस तरीके से जूझती थी। लेखिका के पिता के अनजाने अनचाहे व्यवहार ने लेखिका हीन भावना एवं कुत्ठा से ग्रसित हो गई थी। वे उसे घर की चारदीवारी में रखकर देश और समाज के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु इसकी भी एक निश्चित सीमा थी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी आंदोलनों में भाग ले या सड़क पर हड़तालों इत्यादि में शामिल हो। लेखिका और उनके पिताजी ने सदैव वैचारिक टकराहट रही। लेखिका जब प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के संपर्क में आई, तब वह इस चार दीवारी से बाहर निकलने को प्रेरित हुई कि ठीक है, जो पिताजी ने दायरे डिसाइड किए हैं, मुझे उससे बाहर निकलना है। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस सब में सक्रिय भाग लिया। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने उसे देश के लिए सक्रिय होकर काम करने के लिए प्रेरित किया और फिर यह सिलसिला जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया। शीला अग्रवाल के निर्देशन को पाकर उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी रही। तो पिताजी का जो एक दायरा बना था, उस दायरे में वो तब तक रही जब तक शीला अग्रवाल के संपर्क में नहीं आई। शीला अग्रवाल के संपर्क में आते ही वो उस दायरे से बाहर हो गई। यानी कि उन्होंने पिताजी की जो सोच थी वो उनको तब तक सही थी जब तक उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। बाहर की दुनिया उनको दिखाई शीला अग्रवाल जी ने, और उनके संपर्क में आते हुए उन्हें लगा कि नहीं, इन चार दीवारों के बाहर भी हमारे लिए बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या, जब ये सारी चीज़ें हुई तभी घर में टकराहट भी शुरू हुई, वैचारिक टकराहट जिसे कहते हैं। तो ये एक चीज़ें थी जिसको वो पूरा एक सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ती जा रही थी। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी आत्मकथ्य की लेखिका को बचपन में घर की सीमा से बाहर जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। क्या लड़कियों के लिए अभी भी वही स्थिति है? देखिए, पहले लड़कियों के लिए जो स्थिति थी आज वो स्थिति नहीं है। पहले लड़कियों के दायरे सीमित थे, आज लड़कियां हर क्षेत्र में कार्यरत हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये एक कहानी यह भी आत्मकथ्य की लेखिका को बचपन में घर की सीमा से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस समय की पारिवारिक एवं सामाजिक मान्यताएं ऐसी थी कि लड़कियों को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। यद्यपि उस समय घर की सीमा परिवार से हटकर पड़ोस और मोहल्ले तक फैली थी। मतलब घर की सीमा ये नहीं थी कि सिर्फ घर की चारदीवारी, पड़ोस तक आप जा सकते हो, ये चीज थी। तो घर की कहाँ था, पड़ोस भी जाना है। पड़ोस और मोहल्ला परिवार का ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था, परंतु उसके बाहर लड़कियों के लिए कोई इजाजत नहीं थी। आज स्थितियां बदल गई हैं। पड़ोस और मोहल्ले की परंपराएं आज समाप्त हो गई हैं। अधिकांश लोग फ्लैटों में रहने लगे हैं। आजकल लड़कियों के लिए बाहर जाने की कोई बंदिश नहीं है। वे कहीं भी जा सकती हैं, किसी भी स्तर पर खेल खेल सकती हैं। उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लेना उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। उनके लिए स्थान या क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में वह भाग ले सकती हैं एवं कार्य कर सकती हैं। तो जो पुरानी स्थितियां से उससे अब वर्तमान यानी कि आधुनिक समय की स्थितियों में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका ने आस पड़ोस के महत्व के विषय में जो विचार प्रकट किए हैं,
आज के महानगरीय प्रवेश में उनकी प्रासंगिकता पर विचार करिए। उनके पड़ोस में क्या होता था कि भाई बगल में जाकर बैठ गए, दुख दुख बांट लिया, घर में डांट पड़ने की चिंता है तो जाकर पड़ोस में बैठ गए। ये सारी चीजें इन्होंने अपने इस आत्मकथन में बताई भी हैं। तो आज के समय में ये परिवेश में पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, लेखिका ने आस पड़ोस के महत्व को बताया है कि लोग आपस में सुख दुख बांटते थे तथा घर की सीमा मोहल्ले तक फैली हुई थी, यानी कि घर हम लोग मोहल्ले के जो लोग थे उनसे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थे। अर्थात लोग एक दूसरे के घर खूब आया जाया करते थे। उनके संबंधों में स्नेह व विश्वास था। आज की महानगरीय संस्कृति में आस पड़ोस के लिए कोई स्थान नहीं है। लोग अपने घरों तक सीमित होकर रह गए हैं। लोगों का परस्पर प्रेम, उनकी सुरक्षा, उदारता, सामाजिकता सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो गई है। तो मतलब क्या है, आज हम खाली अपने घरों में, हमारी घर की चार दीवारी ही हमारी बॉर्डर रेखा है। पड़ोस से हमारा मतलब ये नहीं कि पड़ोस, जैसे पड़ोस तक घर की चार दीवारी होती थी वो चीज़ अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पुराने समय में हुआ करता था। आजकल की महानगरियों में जो ये फ्लैट संस्कृति हमारे सामने उभर कर आई है उसमें इन सब चीज़ों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो यहाँ खत्म हुए इस अध्याय के हमारे सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां काशी क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? कोई दो कारण लिखिए। वो क्यों काशी से अलग नहीं होना चाहते थे? बिस्मिल्लाह खां काशी इसलिए नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि वे गंगा मैया से अपना अटूट संबंध मानते थे और कहते थे कि उनके खानदान की कई पुश्तों ने यहाँ शहनाई बजाई है। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था? जहां से अदब हासिल हुआ, जिस जमीन से उन्हें ये हुनर दिया, उस जन्नत को छोड़कर जीते जी जाना संभव नहीं। यानी कि उन्हें जिस जमीन ने इस इतना प्रसिद्ध किया, ये हुनर दिया शहनाई बजाने का, वो उस जमीन को छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो ये दो कारण थे जिस कारण से वो काशी को नहीं छोड़ना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? आप इनमें से किन विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे? कारण सहित दो उदाहरणों का उल्लेख कीजिए। उनके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिन्हें हमें वाकई में अपनाना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ दो कारण बताने हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी सादगी, मेहनत, लगन, शहनाई के प्रति साधना, मातृभूमि से प्रेम, सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव, खुदा के प्रति आस्था, सरलता, अपने संगीतकारों के प्रति आदर, विनम्रता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना ने हमें ही नहीं सभी के दिलों को छू लिया है। हम भी उनके असंख्य गुणों में से कुछ को अवश्य अपनाना चाहेंगे। इतने सारे गुण हैं तो कुछ हम जरूर अपनाना चाहेंगे। वो कौन से गुण हैं? पहला है सांप्रदायिक सौहार्द की भावना, ताकि इसे अपनाकर हम विभिन्न धर्म में एकता और भाईचारे का विकास कर सके, जो आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आज हम लोग जो है वो धर्म के नाम पर इतना लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हों जो बिस्मिल्लाह खां के अंदर भी थी। दूसरा है, हम उनकी सादगी और निराभिमान की भावना को अपनाना चाहेंगे। भारत रत्न प्राप्त विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक, लेकिन अभिमान लेश मात्र का नहीं, उसे भी हम अपनाना चाहेंगे। इतने प्रसिद्ध व भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि पाकर भी वे सादगी के साथ रहते थे। हमें भी इसे अपनाकर अपने कार्यों को देश के प्रति समर्पित कर सादगी पूर्ण जीवन शैली को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये कुछ दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें हम अपनाना चाहेंगे। वैसे तो उनके अंदर विशेषताओं की पूरी खान थी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों? इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है? तो वो जीवन भर क्या मांगते रहे ईश्वर से? सच्चा सुर। सच्चे सुर के मालिक थे, लेकिन उन्हें अभी भी लगता था कि हम इससे भी सच्चा सुर पा सकते हैं, तो उन्हें वो ताउम्र मांगते रहे। बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से यही मांगते रहे कि खुदा उन्हें एक अच्छा सुर दे, ऐसा सुर जिसमें इतना असर हो कि आंखों से सच्चे मोती जैसे आंसू निकल आए। ऐसा वे इसलिए मांगते थे क्योंकि उन्होंने अपनी कला को कभी पूर्ण नहीं माना, क्योंकि जिस जगह हम पूर्णता कर लेते हैं उसके आगे हम सीखने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। हम अभी हमेशा वो लाइफ लर्निंग पोजीशन में रहें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस समय हम ये सोचेंगे कि हमें सब कुछ आ गया, हम उसी जगह सब कुछ सीखना बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाह खां के अंदर यही एक चीज़ थी।
निरंतर बेहतर होने की साधना में लगे रहे। इससे उनकी इस विशेषता का पता चलता है कि वे खुदा में बहुत आस्था व यकीन रखते थे और विनम्रता के साथ सुरों की साधना करते थे। वे कला को ईश्वर की देन मानते थे। वे अपने सुरों से बालाजी, विश्वनाथ में रत, इमाम हुसैन तीनों की ही सेवा को समान रूप देते थे। तो उनमें और चीज और क्या थी कि वो सिर्फ जो है बाबा विश्वनाथ और बालाजी ही नहीं, इमाम हुसैन में भी उतनी ही आस्था रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। एक संगीतज्ञ के रूप में खां साहब का जीवन हमें विद्यार्थी जीवन के लिए किन मूल्यों की शिक्षा देता है? अगर हम खां साहब का जीवन देखें तो उनके जीवन से, अगर हम एक स्टूडेंट है, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, तो आप किन चीज़ों को सीखना चाहेंगे? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मूल्य हैं आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? एक संगीतज्ञ के रूप में खां साहब का जीवन विद्यार्थियों को अनेक मूलपरक शिक्षाएं देता है। उनके जीवन में हम विद्यार्थी विनम्रता, सादगी, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम व लगन जैसे गुण सीख सकते हैं। सफलता पर अभिमान ना करना, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना, सभी धर्मों को समान मानना, देश हित सर्वोपरि रखना व अंत तक बेहतरी के लिए साधना व श्रमरत रहने जैसे जीवन मूल्यों की सीख हम खां साहब से जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, आप सभी का जीवन अभी क्या है, अभी लर्निंग पोजीशन में। हम भी, जैसे हम, ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं तो हम सीखते नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इवन आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो होल लाइफ हमारा लर्निंग का प्रोसीजर होता है। इसे आप बहुत अच्छे उदाहरण से समझ सकते हो कि आपके घर में जो दादी नानी हैं, उनके समय में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर, लैपटॉप्स नहीं थे, लेकिन आज उन सभी लोगों के हाथों में एंड्रॉयड है। आज वो सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। तो यानी कि वो ताउम्र सीखते हैं और आपने अभी सीखना शुरू किया है। तो अपने अंदर ये हैबिट डालिए कि हमेशा निरंतर अभ्यास करना है। जो चीज़ आपने सीखी है उसकी प्रैक्टिस करने वाली जो आदत है वो हमेशा रखनी है, चाहे आपको जितना कुछ भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैसे कहा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे? हमने उनकी इतनी सारी चीज़ें देखी है कि वो कला के उपासक थे। इतना सब कुछ, शहनाई अच्छा बजा लेते थे, लेकिन जो है साधना करना नहीं भूलते थे, प्रैक्टिस करना वो नहीं भूलते थे। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। यह निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। 80 साल की उम्र में भी कला की साधना करते रहे, अर्थात शहनाई बजाते रहे। इतने कुशल और प्रसिद्ध शहनाई वादक होने के बावजूद भी मालिक से एक अच्छा सुर पाने की प्रार्थना करते रहे। अपनी कला को उन्होंने कभी भी धन अर्जित करने का साधन नहीं बनाया। वे सच्चे संगीत साधक थे। इसी कारण उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से अलंकृत किया गया। वे अपनी कला को ईश्वर का आशीर्वाद मानते और सदा बालाजी विश्वनाथ के मंदिर में तथा इमाम हुसैन के नत शहनाई वादन किया करते थे। तो ये थे उनकी सच्चे कला साधक होने की पहचान। क्वेश्चन नंबर 6 है, काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा का साधारण उल्लेख कीजिए। वो विश्व में कहीं पर भी शहनाई बजाएं, लेकिन उनकी शहनाई का मुख हमेशा स्टार्टिंग में किधर रहता था? जिधर काशी विश्वनाथ है। वो अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए हमेशा ऐसा करते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार थी। वे नित्य प्रति विश्वनाथ बालाजी ही मंदिर में आरती के समय शहनाई बजाते थे। बाबा विश्वनाथ व बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक थे। काशी गंगा व बाबा विश्वनाथ से बिस्मिल्लाह खां को अलग करके नहीं देखा जा सकता। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके ही बैठते थे और अपनी शहनाई का प्याला घुमा दिया करते थे। शहनाई का प्याला अर्थात शहनाई का मुख उस तरफ कर दिया करते थे जिन दिशाओं में ये मंदिर होते हैं। सुर साध कर अपनी श्रद्धा प्रकट करते और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजनी शुरू हो जाती। तो उनकी जो आस्था थी इनके प्रति, वो रीढ़ अर्थात शहनाई के माध्यम से बजनी शुरू होती थी। प्रश्न संख्या 7 है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की ऐसी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिन्होंने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है, जो आपको बहुत अच्छी लगी है। बिस्मिल्लाह खां वैसे तो अनेक विशेषताओं के धनी थे। उनकी निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें बेहद प्रभावित किया है। पहली है, बिस्मिल्लाह खां जात पात और धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी कामों में सांप्रदायिक सद्भावना का संचार करते थे।
वे बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते तो दूसरी तरफ पांचों वक्त की नमाज भी पढ़ते थे। तो ये एक उनके क्या है, सांप्रदायिक सौहार्द के थी। वे अत्यंत विनम्रशील और सादगी पसंद थे। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिलने के बाद भी उन्हें घमंड छू तक नहीं गया था। वे सीधा सादा जीवन जीकर सादगी से रहते। वे सदा सादा जीवन उच्च विचार की भावना से प्रेरित थे। अगला प्रश्न देखिए, बिस्मिल्लाह खां ने आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देशवासियों को किस प्रकार दी? मतलब हम अलग अलग धर्म के हैं लेकिन हमें आपस में मिलकर रहना है, ये प्रेरणा वो किस तरीके से देते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है, बिस्मिल्लाह खां जाति के मुसलमान थे और धर्म की दृष्टि से इस्लाम धर्म को भजने वाले तथा 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले मुसलमान थे। तो ये तो हम सभी को पता है कि वो एक मुसलमान थे और इस्लामिक धर्म को मानते भी थे। धर्म एवं जाति भेद उनके मन में दूर दूर तक न था। वे बिना किसी भेदभाव के हिंदू एवं मुसलमान दोनों के उत्सवों में मंगल ध्वनि बजाते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने ही त्योहारों में बनाए, वो हिंदुओं के त्योहारों में भी बजाया करते थे। उनके मन में बालाजी के प्रति विशेष श्रद्धा थी। वे काशी के से बाहर होने पर भी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते और शहनाई बजाते थे। इस प्रकार वह अपनी आपसी भाईचारे के साथ देशवासियों को एक साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते थे। तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने धर्म के, वो बाकी अब दूसरे धर्मों के भी उतनी ही आस्था, उतना ही सम्मान करते थे। मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां के स्वभाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो वो मुहर्रम में किस तरीके से उस मुहर्रम को मनाते थे? ये मुहर्रम के दिन इस्लाम में शोक के दिन मनाए जाते हैं, वो 10 दिन, ठीक है। तो देखिए क्या है, मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां का गहरा संबंध था। मुहर्रम के महीने में बिस्मिल्लाह खां और उनका पूरा खानदान सिया मुसलमान रत इम्मा आम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति शोक प्रकट करता था। यह शोक 10 दिन तक चलता था। उनके खानदान में कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता था और ना ही संगीत के किसी कार्यक्रम में शामिल होता था। मुहर्रम की 8वीं तारीख उनके लिए विशेष महत्व रखती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वे करीब 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए नौहा बजाते चलते थे। इस दिन कोई राग नहीं बजाया जाता था, किसी तरह का राग, मतलब जो हमें मन को प्रसन्न करे वो नहीं बजाते। हम शोक यानी नौहा का मतलब वो शोक संगीत बजाया करते थे। नौबत खाने इबादत शीर्षक का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि नौबत खाने का तात्पर्य क्या होता है, तभी हम बता पाएंगे कि इस पूरे अध्याय का नाम नौबत खाने में इबादत क्यों रखा गया। इस शीर्षक का हमें मतलब बताना है, क्यों इस पाठ के लिए लिया गया है। नौबत खाने का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, और इबादत का अर्थ है उपासना, ठीक है। नौबत खाने इबादत का मतलब समझ के, काशी के पंचगंगा घाट स्थित बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी थी, यानी कि उनका द्वार। ड्योढ़ी के नौबत खाने में बिस्मिल्लाह खां बचपन से शहनाई बजाया करते थे। उनके हर दिन की शुरुआत इस ड्योढ़ी से हुआ करती थी। उनके अब्बाजान भी इसी ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते थे। नौबत खाने में इबादत उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। शहनाई का रियाज और सच्चे सुर की पकड़ का अभ्यास यहीं से शुरू हुआ। उनकी यह इबादत केवल शहनाई बजाने तक सीमित नहीं थी, अपितु उनकी धार्मिक उदारता को भी प्रकट करती थी। तो धर्म के प्रति जो उनकी आस्था थी वो ये भी बताती थी कि वो सिर्फ अपने धर्म को नहीं मान रहे, वो हिंदू धर्म में भी उसी तरीके से आस्था रखते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बिस्मिल्लाह खां की बालाजी विश्वनाथ एवं संकट मोचन पर गहरी आस्था थी। इस प्रकार नौबत खाने में इबादत शीर्षक बिस्मिल्लाह की शहनाई वादन कला और उनकी गहरी आस्था को प्रकट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस पूरे अध्याय का नाम रखा गया है नौबत खाने में इबादत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का प्रारंभिक परिचय देते हुए बताइए कि उनमें संगीत के प्रति आसक्ति किनके गायन और संगीत को सुनकर हुई। तो मतलब जब वो संगीत वादन सीख रहे थे तब उनका मन किस तरीके से संगीत के प्रति इतना खिंचा, आपको ये बताना। प्रारंभिक जीवन यानी कि एकदम स्टार्ट में जब उन्होंने शहनाई बजाना शुरू किया था तब की बात।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सुप्रसिद्ध शहनाई वादक थे। संगीत में उनकी गहरी आस्था थी। उनका जन्म डुमराव गांव बिहार में हुआ था। वे बचपन में अपने नाना के घर काशी आ गए। उनके दोनों मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे। परंतु संगीत के प्रति उनकी आसक्ति जगाई थी दो बहनों रसूलन बाई और बतूलन बाई के गायन ने। बचपन में बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। मतलब वो कहाँ जाते थे? नौबत खाने, बालाजी मंदिर पे। वही रास्ते में उन दोनों बहनों के यहाँ से होकर जाता था। वो रास्ता कहाँ जाता था? इन दोनों बहनों के घर के हो से। रास्ते में ही कितनी तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, दादरा आदि सुन सुनकर उन्हें भी संगीत के प्रति आसक्ति जागृत हो गई। तो इन दो बहनों के गायन के प्रति वे इतना ज्यादा मोहित थे कि उनका भी इंटरेस्ट गायन में इन दोनों बहनों की वजह से होने लगा था। तो ये रहे हमारे इस अध्याय के सभी प्रश्न। सभी अच्छे से समझ में आएंगे, उम्मीद मैं यही करती हूँ। हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न हमारे सामने आएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, संस्कृति पाठ में लेखक ने आग और सुई के आविष्कारों से क्या स्पष्ट किया है? वो आखिर क्या बताना चाहते हैं? इस आग और सुई का जो उन्होंने उदाहरण दिया है वो बोलना क्या चाहते हैं? पाठ संस्कृति में लेखक भंडत आनंद जी ने आग और सुई के आविष्कारों से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ये दोनों ही आविष्कार मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए, मतलब हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अपने को ठंड से बचाने और भोजन व मांस को पकाकर खाने की प्रेरणा ने इस आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की होगी तथा बाद में अपने ये अनेक उपयोगिताओं के कारण अग्नि को देवता माना गया होगा। सुई धागे के आविष्कार के पीछे भी मानव की अपने को शीत से बचाने के लिए कपड़े सिलने व पहनने की आवश्यकता ही प्रमुख थी। इस आविष्कार से मानव अपने शरीर को कष्टों व मौसम के प्रहार से बचा सका। तो ये दो कारण रहे होंगे जिनकी वजह से मनुष्य ने इन दो महत्वपूर्ण चीजों का आविष्कार किया होगा। देखिए, आज के समय में अगर सोचो, सपोज अगर ये आग और सुई धागा नहीं होता तो क्या हमारा जीवन होता? सोचिए, आग के दम पर आजकल हर एक चीज चलती है। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ ये सुई धागे की भरोसे तो पहन रहे, वरना सोचो हम क्या होते, खाली एक कपड़ा सीधा होता। इवन कपड़ा भी हमें नहीं पता होता क्योंकि धागा नहीं होता, ठीक है ना। तो हम अभी भी पत्ते वत्ते लपेट रहे होते हैं। तो ये सोचो जरा, ये आविष्कार जो हुआ वो कितना महत्वपूर्ण था। संस्कृति पाठ में लेखक के अनुसार सभ्यता का है क्या है? आखिर क्या होती है सभ्यता? संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता का विकास संस्कृत से ही होता है, ठीक है। सभ्यता संस्कृति का ही परिणाम है। हमारे खाने पीने के तरीके, ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमन आगमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके आदि सब हमारी सभ्यता है। क्योंकि इन सब के लिए किसी ना किसी संस्कृत व्यक्ति ने किसी चीज का इजाद किया जो हमने आगे अपने इस रहन सहन के तरीकों में इम्प्लीमेंट किया। संस्कृति एक आंतरिक संस्कार है और सभ्यता एक बाहरी संस्कार है। संस्कृति क्या होती है? आंतरिक प्रेरणा होती है, और सभ्यता क्या होती है? उसे हम अपने बाहरी जीवन में यूज करते हैं। लेखक के अनुसार संस्कृति ही सभ्यता का जन्म होता है। तो संस्कृति से ही किसका जन्म होता है? सभ्यता का। तीसरा प्रश्न है, रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाले मनीषी को प्रथम पुरस्कर्ता क्यों कहा गया? संस्कृति पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। क्यों ऐसा बोला गया कि वो मनीषी जो रात के तारों को देखकर नहीं सो पाया वो प्रथम पुरस्कर्ता है? रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाले मनीषी को प्रथम पुरस्कर्ता इसलिए कहा गया क्योंकि उसके पेट भरा होने और तन ढका होने के बावजूद भी वह यह जानने के लिए बेचैन था कि ये मोती भरा थाल आखिर है क्या। उसके पास सब कुछ था, सारे आराम थे, लेकिन तब भी वो क्या हुआ? वो बेचैन था कि आखिर ये क्या है। ऐसा संस्कृत व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठ सकता। वह कोई नई खोज करके ही दम लेता है। वह अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर अनुशासन में जुट जाता है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही संस्कृत कहलाने का अधिकारी होता है। यानी कि जिसके पास सब कुछ है लेकिन तब भी वो कुछ खोजने और करने की जिज्ञासा जो उसके अंदर होती है, वो ही एक मनीषी यानी कि एक संस्कृत व्यक्ति कहलाने के लायक होता है। और वह प्रथम पुरस्कर्ता भी कहलाता है।
वह उन चीजों की खोज में नहीं लगता जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैसे आग और सुई हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक थी, लेकिन अब आसमान के तारे क्या है, वो हमारे जीवित रहने के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन हम जानने की तब भी कोशिश करें कि आखिर क्या है, वो हमारी जिज्ञासा के कारण है। बल्कि उन नई वस्तुओं की खोज की तरफ अग्रसर होता है जो अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण होता है। यानी कि हमारी जिज्ञासा है, हम जानना चाहते हैं कि ये है क्या। संस्कृति कब असंस्कृति बन जाती है? संस्कृति के मूल में होती है जन कल्याण की भावना, और जब ये जन कल्याण की भावना विनाश की संस्कृति ले आए, यानी कि किसी को तबाह करने के बारे में सोचने लगे, तब ये संस्कृति असंस्कृति बन जाती है। संस्कृति का अर्थ केवल आविष्कार करना नहीं होता। यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तब हम उसे संस्कृति कहते हैं। किंतु जब आविष्कार करने की योग्यता का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है तब यह संस्कृति ही असंस्कृति बन जाती है। अतः यह कहना उचित होगा कि संस्कृति मानव के कल्याण के लिए होती है और उसके विकास और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है, जबकि असंस्कृति का रूप अकल्याणकारी होता है, यानी कि नुकसानदेह होता है, और वह मानवता को विनाश की ओर ले जाती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि हमें सभ्यता किनसे मिली है और किस तरह मिली है। तो जाहिर सी बात है कि सभ्यता हमें किससे मिली है? संस्कृति पाठ के आधार पर सभ्यता हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। संस्कृति पाठ में लेखक ने बताया है संस्कृति जीवन का चिंतन और कलात्मक सृजन से भरा हुआ है, जबकि लेखक के अनुसार मनुष्य के रहन सहन का तरीका सभ्यता के अंतर्गत आता है। इस दृष्टि से सभ्यता को संस्कृति का विकसित रूप ही कहा जा सकता है, यानी कि संस्कृति जो प्रेरणा थी जिससे हमने आविष्कार किया वो ही सभ्यता का विकसित, क्योंकि हमने अगर किसी चीज का चिंतन किया, हमें प्रेरणा मिली, हमने नई चीज का आविष्कार की, अब वो जब प्रेरणा हमें मिली तो हमने सोचा भी होगा हमें ये चीज मिल जाएगी तो हम इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या हुई, हमने सभ्यता हमारे अंदर आ गई। न्यूटन ने भी अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसीलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, पर उसमें वह बुद्धि शक्ति नहीं जो न्यूटन के पास थी। वह इस विषय पर तो केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हम न्यूटन को संस्कृत दे सकते हैं, लेकिन आज के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो भौतिक विज्ञान के बारे में शायद न्यूटन से ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो उतना संस्कृत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूटन द्वारा दी गई ही जानकारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य तो है किंतु संस्कृत नहीं। इस प्रकार हमें सभ्यता आग और सुई के गुमनाम आविष्कारकों तथा न्यूटन जैसे संस्कृत मानवों से अनेक आविष्कारों या ज्ञान द्वारा प्राप्त हुई है। वे निरंतर आधुनिक मानवों द्वारा आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ का लेखक कल्याण की भावना को संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण तत्व मानता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, संस्कृति ही सभ्यता का जन्म होता है। संस्कृति मानव से किसी नई वस्तु का आविष्कार कराती है तथा मनुष्य से सब कुछ त्याग देने की भावना का भाव उत्पन्न करती है। यही संस्कृति सभ्यता को उत्पन्न करती है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य तत्व है। इसमें सदा ही लोक कल्याण का भाव निहित होता है। महात्मा बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए अपना राजपाट छोड़कर शांति की प्रतिष्ठा की ताकि तृप्त जनता सुखी रह सके। कार्ल मार्क्स ने भी अपना सारा जीवन कष्टों में व्यतीत किया ताकि मजदूर वर्ग सुखी हो। अतः लोक कल्याण का भाव ही संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके कारण ही भारतीय संस्कृति व सभ्यता अटूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ के आधार पर 2 उदाहरणों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर लेखक ने संस्कृति का स्वरूप समझाया है। तो वो 2 उदाहरण बताने हैं जिसकी वजह से उन्होंने हमें संस्कृति जैसे जटिल शब्द को समझाने का प्रयास किया है। लेखक भंदत आनंद जी ने संस्कृति के स्वरूप को समझाने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देते हैं। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग व सुई का आविष्कार हुआ, वह ही व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। एक संस्कृत व्यक्ति ही नई चीज की खोज करता है। उसी व्यक्ति की बुद्धि तथा विवेक ही किसी नए तथ्य की खोज कर आविष्कार करता है।
समझ में आया कि हम क्या करते हैं, सुई, जैसे सुई धागे का आविष्कार हुआ तो व्यक्ति विशेष के अंदर संस्कृति पनपी, उसने एक नई चीज की खोज करी, वो एक संस्कृत व्यक्ति हो गया, और उसी व्यक्ति की बुद्धि और विवेक से नए तथ्य खोजकर आविष्कार होता है। एक उदाहरण ये दिया। दूसरा उदाहरण था, संस्कृति ही मानव से किसी नई वस्तु का आविष्कार कराती है। मतलब संस्कृति वो होती है जहां हमारी जरूरत है, हमें प्रेरणा मिल रही है कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के लिए हम नई चीज का आविष्कार करते हैं। और मानव के लोक कल्याण की भावना व सर्वस्व त्याग की भावना भरती है। संस्कृति मन के भावों का परिष्कृत रूप है और इसमें परोपकार व धैर्य का समावेश होता है। संस्कृति एक आंतरिक अनुभूति, अंदर से हम उस चीज के बारे में महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के स्वरूप के संदर्भ में लेखक का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। अब संस्कृति के स्वरूप के बारे में हमारे लेखक क्या सोचते हैं? संस्कृति के स्वरूप के संदर्भ में लेखक भंडित आनंद जी का दृष्टिकोण यह है कि संस्कृति मानव में नई वस्तु का आविष्कार कराती है और मानव में लोक कल्याण का सर्वस्व त्याग की भावना का उदय करती है। सभ्यता इसी संस्कृति का परिणाम है। संस्कृति मन के भावों का परिष्कृत रूप है, इसमें परोपकार व धैर्य का समावेश होता है। संस्कृति एक आंतरिक अनुभूति है और सभ्यता एक बाहरी प्रभाव। संस्कृति एक अविभाज्य तत्व है। जिस व्यक्ति की बुद्धि अथवा विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। तो मतलब यहाँ पर हम किसी एक नई चीज के बारे में सोचें और उसका इजाद करें तो वो होता है संस्कृत व्यक्ति। लेखक ने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति, बल के आधार पर सुई धागे व आग का आविष्कार हुआ, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग के आविष्कार के पीछे मानव मन की कौन सी प्रेरणा रही होगी? अपने शब्दों में लिखिए। आखिर आग का आविष्कार मनुष्य ने क्या सोच कर किया होगा? क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि उसने इसका आविष्कार किया? आग मानव जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज रही। आग के आविष्कार ने मानव जीवन और सभ्यता को बदल कर रख दिया। इसके बाद मानव मन पका कर खाने लगा। मानव भोजन क्या करने लगा? वो पका कर खाने लगा। मांस भून के खाया जाने लगा। आग से प्रकाश भी मानव को मिला। कड़कड़ाती शीत में भी आग के ताप ने राहत प्रदान की। आग के आविष्कार के पीछे मानव के पेट की ज्वाला ही प्रेरणा रही होगी। इसके साथ साथ प्रकाश व ताप पाने की अधीरता ने भी आग के आविष्कार के लिए मानव को प्रेरित किया होगा। आग के आविष्कार ने मानव जीवन को सरल और सुगम व सभ्य बनाया। इसीलिए आग को अग्नि देवता का दर्जा मिला। तो इसीलिए जो है आग को क्यों दिया? क्योंकि इसने मानव की बहुत सारी जरूरतों, बहुत सारी परेशानियों को हल किया। उसने ठंड से बचाया, खाना पका के दिया, रोशनी दी, जंगली जानवरों से रक्षा करी। उन्होंने बहुत सारी चीजें इनसे सीखी। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? अग्नि देवता। संस्कृति पाठ के लेखक की दृष्टि में भूखे को भोजन देने वाले, श्रमिकों और पीड़ित मानवता के उद्धारक भी संस्कृत व्यक्ति हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। तो भंडित आनंद जी ने यह कहा कि अगर भूखे को जो रोटी दे रहा है और श्रमिक पीड़ित मानवता का जो उद्धारक है वो भी संस्कृत व्यक्ति है। ये कहां तक सही है? देखिए, संस्कृति पाठ के लेखक भंडित आनंद जी के अनुसार जो व्यक्ति भूखे को भोजन दे, श्रमिकों और पीड़ित मानवता के उद्धारक हों, वे ही वास्तव में संस्कृत व्यक्ति हैं। और क्योंकि उनके इस कार्य में मानव कल्याण की भावना निहित है, जो मानव के लिए उपयोगी वस्तुओं का आविष्कार करती है। जिस आविष्कार या कार्य में मानव का कल्याण न छिपा हो या जो आत्मविश्वास के साधनों को बढ़ावा दे, ऐसे व्यक्ति कभी संस्कृत नहीं हो सकते। मतलब क्या है? संस्कृति क्या है? हम मानव का कल्याण करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं। अब भूखे को रोटी दे रहे हैं तो वो भी मानव कल्याण है। हम श्रमिकों के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो भी मानव कल्याण है। तो बेसिकली क्या है? हम कल्याण की भावना, तो वो संस्कृति हुई ना। वे तो असंस्कृति का रूप धारण। जहां पर ये कल्याण, जो कल्याण की भावना अगर वो हट गई तो वो क्या कहला जाती है? असंस्कृति कहला देती है। संस्कृत व्यक्ति केवल अपने बारे में ना सोचकर सदा व्यापक हित का ध्यान रखता है। तो जो संस्कृत व्यक्ति है और जो संस्कृति हमसे करवाती है वो पूरे
मानव कल्याण के लिए मानव समाज के लिए अच्छा कराती है। तो इसकी जो भावना है वो जन कल्याण की ही भावना है। तो इसलिए भूखे को रोटी देना और पीड़ित श्रमिकों का उद्धार करना एक संस्कृत व्यक्ति का कार्य है और ये संस्कृति से ही प्रेरित है। संस्कृति निबंध में मानव को ज्ञान पाने की इच्छा और भौतिक प्रेरणा के किन दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। तो अब वो दो उदाहरण आपको बताने हैं जिससे बताया गया है मानव के अंदर ज्ञान पाने की इच्छा है और वो भौतिक प्रेरणा भी है। ठीक है, वो दो उदाहरण बताने हैं आपको। पाठ संस्कृति में ज्ञान पाने की इच्छा को लेखक ने न्यूटन के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि न्यूटन एक संस्कृत व्यक्ति था जिसने मानव कल्याण हेतु गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज करी। आज का विद्यार्थी उससे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कहला सकता। कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख और गरीबी में बिता दिया ताकि मजदूर सुखी हो। ऐसे व्यक्ति किसी भौतिक प्रेरणा से त्याग नहीं करते वरन वे मानव कल्याण हेतु कार्य करते हैं। अतः भौतिक प्रेरणा और ज्ञान पाने की इच्छा भी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ पे इन्होंने कार्ल मार्क्स और न्यूटन के द्वारा इस चीज को समझाने का प्रयास किया है। प्रश्न संख्या 12 है, संस्कृति पाठ में संस्कृति का मूल तत्व किसे माना गया है? उसके अभाव में संस्कृति क्या कहलाती है? अगर उस चीज को हम हटा दें तो संस्कृति क्या कहलाएगी? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, संस्कृति का मूल तत्व है जन कल्याण की भावना। उसे अगर हम हटा दें तो वो संस्कृति नहीं असंस्कृति बन जाती है, क्योंकि इसमें विनाश की भावना घर कर जाती है ना। पाठ संस्कृति में संस्कृति का मूल तत्व उसमें छिपी मानव कल्याण की भावना है। यदि संस्कृति से कल्याण की भावना हट जाएगी तो वह असंस्कृति कहलाएगी। ऐसी असंस्कृति का परिणाम असभ्यता होगा, जबकि संस्कृति में सभ्यता का जन्म व विकास होता है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसके मूल में छिपी मानव कल्याण की भावना मनुष्य में त्याग और आविष्कार कराती है, जिसमें जन्मी सभ्यता से हमारे रहन सहन व विकास का पता चलता है। सभ्यता और संस्कृति दो अलग अलग वस्तुएं होने पर भी एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हैं। इसके मूल में मानव कल्याण ही निहित है। तो समझ में आया? अगर हम इसके मूल से ये संस्कृति हटा दें तो यह असंस्कृति का रूप ले लेती है। संस्कृति पाठ में आग एवं सुई धागे के आविष्कार को एक बहुत बड़ी खोज माना गया है। इस खोज के प्रेरणा स्रोत क्या रहे होंगे, स्पष्ट कीजिए। आखिर क्यों उन लोगों ने इन दो चीजों का आविष्कार किया होगा, क्या कारण पड़े होंगे? पाठ संस्कृति में सुई धागे के आविष्कार को एक बहुत बड़ी खोज माना गया है और इस खोज की प्रेरणा स्रोत निम्नलिखित है। जब मानव को सर्दी और गर्मी लगती होगी तो वह इनसे बचने के लिए उपाय सोचता होगा और कपड़े के सिलने और पहनने की कल्पना और आवश्यकता से उसे सुई धागे की खोज की प्रेरणा मिली होगी। तो ये रही सुई धागे की खोज की प्रेरणा। आदि मानव पहले अपने शरीर को पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल व पत्तों आदि से ढकता रहा होगा, पर जब मानव ने सभ्यता की तरफ कदम बढ़ाए होंगे तो उसमें स्वयं को शरीर को सजाने के लिए सिली हुई पोशाकों के लिए सुई धागे के आविष्कार के विषय में सोचा होगा। तो मतलब जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमने आपको सजाने संवारने के बारे में सोचने लगे, तभी हमने इस सुई धागे का आविष्कार किया होगा। वास्तविक अर्थों में सभ्य और संस्कृत व्यक्ति में क्या अंतर होता है? सभ्य और संस्कृत, ठीक है, इसका अंतर बताना है। उतना ही अंतर है जितना एक संस्कृति और सभ्यता में, ठीक है। अपनी बुद्धि के बल पर किसी नए तथ्य का दर्शन करने वाला व्यक्ति वास्तविक रूप में संस्कृत व्यक्ति है, ठीक है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नवीन वस्तु की खोज करता है और वह वस्तु अपनी संतान को सहजता से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में संतान अपने पिता की तरह सभ्य अवश्य बन जाए, किंतु अपने पिता की तरह सुसंस्कृत नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसने नई चीज की खोज नहीं करी, उसे तो खोज की हुई चीजें मिली हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए। उदाहरण था, न्यूटन संस्कृत मनुष्य थे क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। आज के विद्यार्थी भौतिकी के इस सिद्धांत से न केवल परिचित हैं अपितु इससे जुड़ी अनेक बातों का ज्ञान रखते हैं। ऐसे विद्यार्थी न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य चाहे कहे जाएं,
परंतु न्यूटन जितना संस्कृत उन्हें नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने किसी नई चीज की खोज नहीं करी। वो उनकी खोज की हुई चीजों में आगे बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हैं और जोड़ रहे हैं, इसलिए वो सभ्य कहलाएंगे, संस्कृत नहीं कहलाएंगे। तो देखा हमने संस्कृति पार्ट कितनी जल्दी खत्म कर लिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया, समझ लिया। तो इसी तरीके से आपको सारी चीजें पढ़नी और समझनी है।